2026 में किनको सावधान रहने की जरूरत है, कौन माला माल होने वाला है, किसके लिए अपॉर्चुनिटीज खुलने वाली है। मैं शुरुआत करता हूँ आज होरा सिस्टम से, जो ज्योतिष का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। क्या राशि के हिसाब से रंगों का परहेज करना चाहिए कि सुनील काला नहीं पहन सकते या मैं लाल नहीं पहन सकते, ऐसा कुछ होता है क्या? ये मैं दावा करके जा रहा हूँ आपके इस पॉडकास्ट में। जिसको लगता हो कि ज्योतिष कुछ नहीं है, वो सब जगह थक के मेरे पास आना, मैं दिखा दूंगा ज्योतिष कैसे काम करता है। क्या हम इस पर विश्वास करें और डर जाएं कि 2026 भाई बहुत खराब है, घर में रहो ताला बंद करके? कर लो। हाँ। मैं कह रहा हूँ छोड़िए 26, 25 और 27, जिस दिन आप ये पॉडकास्ट देख रहे हैं शुरू कर दीजिएगा। चैलेंज है कि ये एटीएम से भी बड़ी तेज चीज है, हाथ पे गोला कि मैं सभी लोगों से कह रहा हूँ, हर राशि वालों से कह के जा रहा हूँ, आप 2026-27 ये 2 साल ऐसे हैं, आपका करियर बन जाएगा, आपका जीवन बन जाएगा, आपका भविष्य बन जाएगा। तो ये जो विशेष परिस्थिति बन रही है, तो ये किन राशियों के लिए बहुत लाभकारी है और किन राशियों के लिए कि नहीं भैया इस पर लाभ नहीं, थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है? तो जिन भी लोगों को कर्जे की बहुत ज्यादा समस्या है, उनको एक बहुत बड़ी चीज बता रहा हूँ मैं, और ये 2026 में कोई भी कर सकता है, किसी भी राशि का हो, किसी भी मूलांक का हो, किसी भी भाग्यांक का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सबके लिए उपाय है। वृश्चिक राशि के लिए पावरफुल साल है क्या ये? मैं खुलेआम कहता हूँ, डंके की चोट पर कहता हूँ, ये लोग सनातन के दुश्मन हैं। इन लोगों ने सनातन को कभी पढ़ा नहीं है, इन्होंने शास्त्रों को कभी पढ़ा नहीं है, इन्होंने किसी गुरु का कभी संग किया नहीं है, इन्होंने गुरुओं का कभी उनकी संगति में रहे नहीं, तो उनको ज्ञान कहाँ से होगा? कह रहे हैं हम इटली गए, वहां से स्विट्जरलैंड ले आए, कल को स्विट्जरलैंड चले जाना, वहां से कुछ नया ले आना। एक शब्द और जो सही बैठता है वो है अचूक उपाय। अचूक उपाय है ना? वो क्या है? आपको बहुत ज्यादा नौकरी में प्रॉब्लम है, आपके यहाँ कस्टमर नहीं आ रहे, आपका बिजनेस नहीं चल रहा, आपके पास पैसा नहीं टिक रहा, तीनों का महा उपाय बता देता हूँ और आप बीमार नहीं पड़ेंगे। ये मैं कह के जाऊँ। दिल्ली में कोई ना कोई मुझे अप्रिय घटना देखने को मिल सकती है। अक्टूबर-नवंबर में बम ब्लास्ट हो गया। 2026 भूकंप का साल होगा, इसमें दो मत है ही नहीं। बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसी मेरी गणना इशारा कर रही हैं। ये जितने भी लोग 1 मिनट में कर रहे हैं, क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर में कुंडली डाली, वहां जो लिखा रहा है पढ़ के बता दिया। तो भाई वो ज्योतिष नहीं है। अच्छा, धनु राशि वालों के लिए क्यों अच्छा है? क्योंकि करके जा रहा हूं इतने वर्षों पहले कि उस राहु की महादशा के अंदर भारत मैन्युफैक्चरिंग में, मुझे ममता जी की कुंडली तो नहीं मिल पाई, लेकिन उनकी पार्टी की कुंडली मेरे पास है और बड़ी स्ट्रॉन्ग कुंडली है, ये मैं हमेशा कहता हूँ। लेकिन राहु आपसे डरेगा। मुश्किल से मुश्किल अगर आपने 11 शनिवार भी कर लिया तो रिजल्ट आप देखेंगे। बहुत है, पति पत्नी के बीच झगड़े चल रहे हैं, कलह हो रही है, सुख नहीं है, चैन नहीं है, क्या करना है? आपको जानकर के बड़ी खुशी होगी जी कि मैं कई सौ प्लस डाइवोर्स बचा चुका हूँ। वो उपाय जो कभी फेल नहीं जाता, मेरी लाइन ये है। क्या राहु, क्या केतु, क्या शनि, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, इस दावे के साथ कह रहा हूं। कर लो जिसको ये उपाय करना है। नमस्कार। बाबा वेंगा, नास्त्रेदमस और भविष्य मालिका की 2026 को लेकर डरावनी भविष्यवाणियां कि जलजले आएंगे, युद्ध होगा, दुनिया तबाह हो जाएगी, ऐसी ऐसी भविष्यवाणियां सोशल मीडिया पर तैर रही है। लेकिन क्या यह प्रामाणिक है? क्या इनमें कितना सच है? क्या सही में 2026 इतना खतरनाक है कि दुनिया ही खत्म हो जाएगी? इन भविष्यवाणियों की सच्चाई क्या है, इसको आज हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे। डिकोड मतलब इनका सच जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इतना डरने की जरूरत है या फिर 2026 बहुत अच्छा हमारे लिए रहने वाला है। और इस विषय पर चर्चा के लिए आज हमने एक बहुत ही इस विषय के जानकार ज्ञाता व्यक्ति को हमने आमंत्रित किया है हमारे इस सत्संग के पॉडकास्ट में। और अगला 1 से 1.5 घंटे का जो सत्संग होगा, उस सत्संग में जीवन से जुड़ी, आपके काम से जुड़ी कई सारी चीज़ें आज आपको सुनने को मिलेगी। ये पॉडकास्ट बहुत विशेष है क्योंकि जो सोशल मीडिया पर तैर रहा है उसको सबको आज हम डिकोड करेंगे। हमारे साथ है जिनकी प्रेडिक्शंस बहुत सही होती है। हाल फिलहाल में जितनी भी प्रेडिक्शंस उन्होंने की है वो सटीक साबित हुई है। ज्योतिषाचार्य आदरणीय अंकित त्यागी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका अंकित जी। आपने हमें समय दिया और हमारे दर्शकों का आज ज्ञानार्जन करेंगे, आप ज्ञानवर्धन करेंगे और सत्संग होगा आपका हमारा
तिवारी जी भी हमारे साथ रहेंगे, वो भी इस सत्संग में कुछ सवाल एड ऑन करेंगे। नहीं, बस मैं आपने अंकित जी का स्वागत किया। हाँ। इनके विषय में कुछ परिचय दूं, परिचय आपने अच्छा दिया। लेकिन इतना जरूर नहीं, बताऊंगा। मैंने परिचय दिया नहीं हो तो उनसे पूछेंगे। हाँ, नहीं तो पूछेंगे, सिर्फ लेकिन क्या जितना मैं पूछेंगे इनको ये जानता बताने हूँ, वाले हैं। जितना मैंने इनको देखा या जानता हूँ, तो इनके बारे में मैं दर्शकों से इतना जरूर कहूंगा। एक पंक्ति है, जी जिंदगी की राह आसान हो जाती है अगर आपको दिशा की पहचान हो जाती है, क्योंकि दिशा का संबंध हमेशा दशा से होता है। अगर अच्छी दशा है और दिशा का ज्ञान हो जाए तो दिशा अच्छी मिल जाती है, और वो अंकित भाई बहुत अच्छा बताते हैं। स्वागत है आपका। आपका बहुत आभार। सभी दर्शकों को मेरा जय श्री राम। और बहुत बड़ी बड़ी बातें आपने कर दी लेकिन मैं दर्शकों से इतना कह देता हूँ कि मैं ज्योतिष का बहुत छोटा सा विद्यार्थी हूँ, था और रहूँगा, क्योंकि ज्योतिष इतना अथाह समुद्र है, बिल्कुल सत्य है। कि एक जीवन क्या कई जन्म कम पड़ जाते हैं भैया, और सीख नहीं पाता। मैं लगभग 12 वर्ष की उम्र से ज्योतिष का अध्ययन कर रहा हूँ, और जिस समय बच्चे खिलौनों से खेल रहे होते हैं, आजकल तो बच्चे स्मार्ट हो गए, हमारे ज़माने में उतने स्मार्ट नहीं थे। और अभी लगभग 39 वर्ष का हो जाऊंगा, आप दोनों से बहुत छोटा हूँ मैं उम्र में, ठीक है नहीं, इतने बड़े भी नहीं है वो, और हम लेकिन फिर भी। और लगभग 27 वर्ष हो गए, आज भी पढ़ता हूँ, क्योंकि हर रोज कुछ ना कुछ एक नई कुंडली, एक नया चैलेंज सामने होता है। तो रिसर्च आज भी जारी है, और आज भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, कई कुंडलियों पर आकर अटक जाता हूँ आज भी, कि भाई इस पे और ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत है। तो विद्वान व्यक्ति की यही पहचान है अंकित जी, कि वो कभी भी यही कहेगा कि मैं विद्यार्थी हूँ और सीख रहा हूँ। ये सबसे बड़ी पहचान। और जो जिसे कुछ नहीं आता वो कहेगा कि सब मैं जानता हूँ, मुझसे ज़्यादा कोई ज्ञानी है नहीं। तो ये पहचान है, और ये वाकई में आपने कहा कि आप विद्यार्थी, और सतत हम तो सीखते रहते हैं, हम भी सीख रहे हैं। सतत आप बहुत अच्छे होंगे इस उम्मीद के साथ। मैं दर्शकों से थोड़ा ये कहूँगा, आपने वैसे बता ही दिया, कि अपना परिचय और थोड़ा संक्षिप्त में कुछ आप देना चाहे। क्या है आप, क्या आज हम जानेंगे आपसे, ये तो मैंने बता दिया, और लेकिन कैसे आप क्या? दर्शकों को हाँ, लाभ होगा, ये थोड़ा सा आपने बारे और में इस दोगे? दौर में खास तौर से जब ज्योतिष को लेकर भ्रम ज्यादा है, भ्रम ज़्यादा है, बहुत भ्रम है। मैं ज्योतिष सभी ज्योतिषियों का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। सबसे पहले जितने भी लोग इस विद्या को जिंदा रखे हुए हैं, ये सनातन की एक बहुत बड़ी परंपरा है, और सनातन क्या, विश्व की बहुत सारी चीज़ें इसी पर टिकी हुई हैं। मैं शुरुआत करता हूँ आज होरा सिस्टम से, जो ज्योतिष का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। बिना होरा के ज्योतिष नहीं है। और जो होरोस्कोप शब्द आया ग्रीक में, वो होरा से ही आया। बिल्कुल। ये आपने शायद वो भारतीय जनता पार्टी के एक वो हैं स्पोक पर्सन है सुधांशु जी, उनका ये वक्तव्य शायद आपने सुना भी हो, दर्शकों ने भी शायद सुना हो। मैं उसको रिपीट करना चाहूँगा कि संडे के बाद मंडे क्यों आया, मंडे के बाद ट्यूसडे क्यों आया, ट्यूसडे के बाद वेंसडे क्यों आया। ये ज्योतिष से ही आया भाई। आज भी ये सिस्टम, आप सोचिए, दुनिया कह रही है 9 ग्रह हैं, हमसे लोग कहते हैं आप 7 ग्रहों को मानते हैं। मैं कहता हूँ आप भी तो 7 ही दोनों को मान रहे हो, क्यों नहीं 9 दिन बना लेते हो, बना लो। हम तो कब से कह रहे हैं 9 ग्रह है ही नहीं, राहु केतु तो छाया ग्रह हैं, 7 ही प्रमुख ग्रह हैं, लेकिन वो कह रहे हैं 9 प्लैनेट्स हैं। ठीक है, फिर हमसे ही क्वेश्चन पूछते तो आप क्यों नहीं मानते। आज भी अगर हम साइज में देखें तो सूर्य सबसे बड़ा ग्रह है, दूसरे नंबर का जो साइज में बृहस्पति है, तीसरे नंबर का शनि है। तो सूर्य संडे के बाद क्या आना चाहिए था, थर्सडे, फिर आना चाहिए था सैटरडे, लेकिन नहीं मंडे आता है। क्यों? क्योंकि ये पूरा होरा सिस्टम पर चलता है भैया। जैसे आज की सुबह हुई, आज का जो दिन है वो ट्यूसडे है, तो आज का जो पहला होरा था, जब सुबह की शुरुआत हुई, वो पहला होरा मंगल का था। अगले 24 घंटे बाद जब 25वां होरा होगा, तो वो बुध का होरा होगा, इसलिए फिर बुध आएगा। इसी तरह बृहस्पति का होरा होगा। हर 25वें घंटे पर जो होरा आता है, उसके हिसाब से पूरा सिस्टम चलता है। तो जो लोग ये कहते हैं, सबसे पहले, क्योंकि बहुत दर्शक मेरे पास आते हैं, बहुत कमेंट्स भी आते हैं, गुरुजी बहुत लोग कहते हैं ज्योतिष कुछ नहीं है, ज्योतिष बेकार है। अभी किसी सज्जन से मेरा पाला पड़ा, और वो ज्योतिष को नहीं मानते, बहुत पढ़े लिखे साइंटिस्ट हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि गुरुजी मैं एक जगह गया था उज्जैन में, और वहाँ वो पिंड दान कर रहे थे। तो मेरी समझ में नहीं आया कि वो पिंडदान पितरों तक कैसे पहुंच रहा है। तो मैंने कहा भाई यही प्रोसेस है, पहुंचता है। तो कहने लगे नहीं ऐसा हो नहीं सकता। और हम ऐसी बैठे हुए चर्चा चल रही थी, तो वहाँ एक गाय बंधी हुई थी। तो उन्होंने एक बाल्टी पानी रखा और उसको धरती पर गिरा दिया। मैंने कहा ये क्या किया आपने? तो कह रहे हैं जैसे पितरों को वो पहुंच रहा है, वैसे ये पानी भी गाय तक पहुंच जाएगा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात आपने करी। मेरे सामने कैलकुलेटर पड़ा था, मैंने उठाया, उसमें कुछ नंबर डायल किए, मैंने कहा लो बात कीजिए। कहते हैं ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा जैसे ये हो सकता है, जो प्रोसेस जिस चीज के लिए बना है वो उसी पर कार्य करेगा भाई। हाँ, क्यों आप नंबर तो फोन में भी डायल करते हो ना, इसमें भी डायल कर लो बात। नहीं कर सकते तो
जहां मैं तो हमेशा कहता हूं कि जिस साइंस की आज हम बात कर रहे हैं वो साइंस बहुत पीछे है, ये साइंस बहुत आगे की साइंस है जिसको समझने के लिए भी बहुत आगे हमें जाना पड़ेगा भैया, इसमें कोई डाउट नहीं है 1% भी। मैंने तो कहा उनसे, मैंने कहा आप ही की साइंस पर मैं आता हूं। आप कहते हो ना कि पानी में क्या है, H2O है, हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन मिलकर के, हवा में भी है ना, निकाल लो हवा से पानी, क्यों निकालते हो जमीन से? आप तो साइंस की बात करते हो, निकालो पानी, मत पियो ना, क्यों पीना है, हवा से ही पानी बॉडी के अंदर चला जाएगा। तो मैंने कहा जो साइंस को आप पढ़ रहे हो साइंस बहुत पीछे की साइंस है। तो जो भी लोग ये कहते हैं कि ज्योतिष को नहीं मानते, उनके लिए बड़ा अच्छा उदाहरण ये मैंने दे दिया है, आप लोग कह सकते हो, सब दर्शकों से मैं कह सकता हूँ ये चीज। और जो कहता हो, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ भैया, जो भी कहता हो कि ज्योतिष काम नहीं करता, ये मैं दावा करके जा रहा हूं आपके इस पॉडकास्ट में, जिसको लगता हो कि ज्योतिष कुछ नहीं है, वो सब जगह थक के मेरे पास आना, मैं दिखा दूंगा ज्योतिष कैसे काम करता है। मैं किसी का भाग्य नहीं बदल सकता, चैलेंज है ये, मैं किसी का भाग्य नहीं बदल सकता, सीधी बात, कोई किसी का भाग्य नहीं बदल सकता। अगर कोई ज्योतिष, कोई बाबा, कोई तांत्रिक ये कह रहा है बैठ के कि मैं आपका भाग्य पलट दूंगा, तो झूठ बोल रहा है। कोई ये कह रहा है मैं आपको रातों रात करोड़पति बना दूंगा, फर्जी है। कोई कह रहा है मैं रातों रात आपके कर्जे उतार दूंगा, झूठा है। कोई नहीं कर सकता। कौन कर सकता है? आप खुद। ज्योतिष सिर्फ एक माध्यम है जो आपको रास्ता दिखा सकता है। मैंने शुरुआत में आपसे कहा था कि दिशा और दशा दोनों का संबंध होता है, तो वो दिशा दिखा सकते हैं ज्योतिष, उससे दशा आप अपनी खुद सुधारेंगे, ये निश्चित है। उस रास्ते पर हालांकि ये बात का विषय है सुनील, जो कभी अंकित जी से तो अब तो जब भी चर्चा होगी कि भाग्य तो एक चीज होता है, लेकिन हमने भी सुना है कि कृपा, वो बड़ा लंबा विषय, वो बाद में बात करेंगे कि कृपा और भाग्य में क्या अंतर होता है। क्योंकि कहा जाता है अगर कृपा है, उदाहरण के तौर पर गुरु कृपा है, तो आपका भाग्य भी बदलता है। और जहाँ पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करूं सबको रही। तो ये तो अलग विषय है, अलग विषय है, वो आध्यात्मिक हो जाएगा। चलिए हम विषय पर आते हैं, मूल जिसके लिए दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, और दर्शकों के मन में बहुत सारे प्रश्न हैं 2026 को लेकर, आने वाले साल को लेकर। जैसे आपने कहा, बहुत सारी शंकाएं भी है, क्योंकि मन में भर दी गई है। सोशल मीडिया के जगत में तमाम तरह के सवाल तैर रहे हैं अंकित जी। अलग अलग जो पुराने बड़े बड़े नाम, वेंगा, भविष्य मालिका, और वो सुन के ही लोग डरने लगते हैं। वो कहा जा रहा है, मैं जब पढ़ रहा था, चूंकि मैं पत्रकार भी हूँ तो पढ़ने की हमारी रुचि होती है, तो हमने पढ़ा तो एक वो भविष्य मालिका में लिखा है, मतलब वो तो डिकोड तो स्वाभाविक सी बात है, किसी ने उसके जरिए बात की जी कि जी इस वर्ष में ऐसी ऐसी बीमारियां दस्तक देगी जो कोविड-19 से खतरनाक होगी, भूकंप आएंगे, जलजले आएंगे, और लगभग 1/3 दुनिया खत्म हो जाएगी। ये मतलब उन्होंने डिकोड किया और कहा कि बहुत एक्सीडेंट्स होंगे, मतलब सब डराने वाली बात है। क्या मैं अंकित जी से जानना चाहूंगा, क्या हम इस पर विश्वास करें और डर जाएं कि 2026 तो भाई बहुत खराब है, घर में रहो ताला बंद करके, करके घर में रह जाएंगे। उसी में ऐड करते हुए कि वैसे ही 2025 आपने देखा होगा लोग परेशान ही रहे, बिल्कुल। अब आप 2026 डरा दो पहले से, तो मतलब जैसे तैसे 2025 जाए, पहले सिक हो जाए। तो मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगा, आपकी दृष्टि क्या है अंकित जी, क्योंकि आप तो ज्योतिष ज्ञाता, आप समझते ही होंगे इन चीजों। बिल्कुल। देखो, मैं बहुत स्पष्ट पहले तो एक चीज दर्शकों से कह दूं, अगर कोई आपको डरा रहा है, कोई आपको बरगला रहा है, कोई आपको बहका रहा है, वो ज्योतिष है ही नहीं। ज्योतिष का कार्य कभी डराना ना था, ना है, ना होगा। ज्योतिष का कार्य है आपको सही रास्ता दिखाना, ठीक है। लेकिन अब इसमें दो चीजें आती हैं तिवारी जी, दो चीजें ये आती हैं प्रमुख रूप से कि हमारा काम है प्रेडिक्शन करना, डराना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी अभी अक्टूबर या सितंबर में एक पॉडकास्ट में चर्चा हुई, तो मैंने कहा था कि नवंबर में मुझे लगता है भारत या भारत के आसपास लैंडस्लाइड होगी। तो वो एक पत्रकारी थे, नाम नहीं लूंगा मैं किसी का, तो उन्होंने मेरे से कहा जी नवंबर में तो कोई बारिश भी नहीं होती। मैंने कहा मुझे नहीं पता, मेरी गणना ऐसा इशारा कर रही हैं। नवंबर लास्ट में शायद 27, 28 से 29 नवंबर के आसपास श्रीलंका में बहुत सीवियर लैंडस्लाइड हुआ, ठीक है। मैंने कहा था कि दिल्ली में कोई ना कोई मुझे अप्रिय घटना देखने को मिल सकती है अक्टूबर नवंबर में, बम ब्लास्ट हो गया, ठीक है जी। मैंने कहा था नवंबर दिसंबर आसानी से नहीं जाने वाला है, वो देख ही रहे हैं, कुछ ना कुछ हो रहा है आए दिन, 100% हो रहा है। अच्छा, अब इसमें कोई कहे जी आप डरा रहे हो, मैं डरा नहीं रहा, वो मेरा कार्य है, मेरा डोमेन है, वो मैं गणना करके बताऊंगा, नहीं तो कौन बताएगा भाई, ठीक है। तो उससे डरना नहीं है, उससे सावधान रहना है। फॉर एग्जाम्पल, ये मैं भी कह रहा हूं कि 2026 में बहुत ज्यादा भूकंप आएंगे, ये मेरी गणना भी स्ट्रॉन्ग इशारा कर रही हैं। 2026 भूकंप का साल होगा, इसमें दो मत है ही नहीं, ये ज्योतिषीय गणना इशारा कर रही हैं। लेकिन अब सावधान कैसे बरत सकते हैं आप किसी ऐसे मकान में रहते हैं पहाड़ी क्षेत्र में जिसमें कोई दरार है, जिसमें कोई प्रॉब्लम है, तो उनके लिए बेनिफिशियल है। मैं नहीं कहता कि आप डर के बैठ जाओ, आप अपने काम बंद कर दो, जो होगा वो होगा, ठीक है। लेकिन ऐसी प्रॉब्लम्स हैं। मैं तो ये भी कह रहा हूं, मुझे तो डर है कि जो भूकंप आएंगे उसका किसी भूकंप का केंद्र कोई समुद्र ना हो। मेरा
बहुत स्ट्रांग ऐसी मेरी गणनाएं इशारा कर रही हैं, कहीं कोई सुनामी जैसी प्रलय दोबारा ना आ जाए, ऐसा मुझे लग रहा है। तो मेरा पर्पस ये नहीं कि मैं आपको डरा रहा हूं, मेरा पर्पस है जो लोग समुद्र तट के आसपास रहते हैं ये वो ज्योतिषीय सावधान- गणना है। बिल्कुल ज्योतिषीय गणनाएं हैं, तो उनको सावधान रहना है। सावधान कैसे रहना है? थोड़ा सा भी मौसम खराब है, चक्रवात है, तूफान है, तो वो एरिया आप गंभीर खाली कर बीमारी है जो बताई जा रही वो भी है। उस पर भी मैं आ रहा हूँ। दो चीज़ें मैं यहाँ पर कहूँगा। पहले तो जो लोग नस्ट्रोदामस की बात करते हैं, जो लोग बाबा वेंगा की बात करते हैं, जो लोग भविष्य मलिका की बात करते हैं, उस पर मैं एक चर्चा कर लेते हैं छोटी सी। देखिए, ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं, नो डाउट। उन लोगों ने भविष्यवाणियाँ करी और इतने लंबे समय की कर दी, तो नो डाउट कि हमसे बड़े ज्ञाता थे, और हम तो कुछ भी नहीं, हम तो बहुत तुच्छ लोग हैं। वो बहुत बड़े भविष्यवक्ता थे जिन्होंने भी ये सब लिखा। उनके बारे में चर्चा करेंगे तो बहुत लंबा सब्जेक्ट हो जाएगा, लेकिन उनको डिकोड करने वाला कोई नहीं है। प्रॉब्लम ये है, जितनी भी चर्चा इन पर हो रही है वो निराधार है। सत्यता ये है, जो भी लोग भविष्य मलिका के बहुत बड़े ज्ञाता है, हो सकता है कोई हो भी, क्योंकि मेरी मुलाकात किसी से नहीं हुई, हो सकता है कुछ लोग रियल में जानते हो। जो मेरा मानना है कि जो भी लोग उसके आधार पर भविष्यवाणियां कर रहे हैं, उनको भविष्य मलिका पढ़नी नहीं आती, उनको डिकोड करना नहीं आता। ऐसे ही मैं कुंडली की बात करता हूँ, जनरल बात। हम अपने टॉपिक पर आते हैं। आप मेरे पास एक कुंडली लेकर के आते हैं, मैं भी ज्योतिषी हूँ, ये भी ज्योतिषी हो सकता है और 2-4 ज्योतिषी हूँ। आप 10 जगह जाते हैं, प्रॉब्लम कहाँ है? बहुत लोग मेरे पास आते हैं, गुरुजी इतनी जगह गए, ये बात किसी ने बताई नहीं, क्योंकि लोग डिकोड नहीं कर पाते। सारा खेल उसको एनालिसिस करने का है, सारा खेल उसको डिकोड करके समझने का है, क्योंकि जब तक डिकोड करके आप खुद नहीं समझ पाओगे, आप सामने वाले को क्या समझाओगे भाई? इसको मैं ऐसे समझूं कि दर्शकों की जानकारी के लिए शायद आप भी उससे इत्तेफाक रखेंगे कि भाई, एक होता है कि हमने आपको देख के बताया कि भाई आपका ये मर्ज है, डॉक्टर ने दवाई लिख दी। एक होता है मैंने आपका एक्सरे भी करा लिया, बिल्कुल, और जब मैं एक्सरे देखूंगा तो मुझे बारीक चीजें, एग्जैक्टली ये ऐसा ही होता है कि एग्जैक्टली सच्चाई यही है कि आपको डिकोड करने के लिए ना कुंडली को समय चाहिए होता है। उसका एक्सरे होगा। हाँ, उसका एक्सरे होगा। जैसे मेरे पास लोग आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, मेरी टीम के पास बहुत सारे फोन आते हैं, हमें अर्जेंट में अपॉइंटमेंट चाहिए। मैं कह देता हूँ मना कर दो, मैं कह देता हूँ मना कर दो। मैगी 2 कई लोग, मिनट में हाँ, 2 मिनट का खेल नहीं है ज्योतिष भाई, नहीं है, सही बात है। और ज्योतिष में समय लगता है। अच्छा जोशी वो होगा सुनील, मैं जो मेरा अपना अनुभव है, जो टाइम लेके बताए। आपको खराब लग सकता है भैया, बताओ अंकित जी 15 मिनट ले रहे हैं, 25 मिनट देख ही रहे हैं मेरा, लेकिन मेरा अपना मानना अंकित भाई, टाइम लेके जो बताया ना, वो ज्यादा डेप्थ से आपके देख रहे हैं। सर, ज्योतिष है ही वो। ये कोई फोटोकॉपी नहीं है कि मैंने आपको दिया डिटेल और आपने छाप के। नहीं, आजकल चल इसी रहा है सर। नहीं, वही हो रहा है। मैं वही तो आपको रिपोर्ट 99 रुपए में अंकित जी रिपोर्ट के मिल विषय जाएगी। में, हालांकि अंकित जी के विषय में तो मुझे तारीफ सुनने मिली जी। कि वो पर्याप्त टाइम देते हैं, जी। और कुछ लोगों ने कहा भी मुझसे, अरे यार बड़ा टाइम लेते हैं, लेकिन बाद में उन्होंने ये भी कहा मुझसे कि देखते बड़ा अच्छा है अंकित। देखिए, एक चीज होती है, एक कुंडली आपके सामने आई, हर कुंडली में वही 12 भाव हैं, वही 9 ग्रह हैं, वही 12 राशियां हैं, वही 27 नक्षत्र हैं, वही उसके 4 चरण हैं, सब कुछ वही है, कुछ डिफरेंट नहीं है। लेकिन हर कुंडली में उसके जो ग्रहों के कंजक्शंस हैं, ग्रहों की युतियां हैं, ग्रहों की डिग्री है, Combinations प्लेसमेंट्स है, उनके कॉम्बिनेशंस हैं, वो सब डिफरेंट है। उसको समझने के लिए समय चाहिए। यार, एक मैथ का छोटा सा सवाल दे दूं तो उसको भी एक बच्चे को सॉल्व, उसको पता है कैसे सॉल्व करना है। 10th-12th का कोई विद्यार्थी हो मैथ का, उसको मैं एक छोटा सवाल दे दूं जो वो रोज पकड़ता है, लेकिन फिर भी उसको 5-7 मिनट सॉल्व करने में लगते हैं उसको, तब जाकर के वो आंसर पर पहुंचता है। तो वैसे ही ज्योतिष है। कुंडली 1 मिनट का विषय न था, न है, न होगा। ये जितने भी लोग 1 मिनट में कर रहे हैं, क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर में कुंडली डाली, वहां जो लिखा रहा है पढ़ के बता दिया। तो भाई वो ज्योतिष नहीं है। बस मैं यही लोगों से कहता आ रहा हूं कि ज्योतिष का मतलब समझिए। और जो उपाय वहीं से लिख के आ गए तो वही बता दिए। हाँ, वो कह रहे हैं लोग, घुटने पर 2 और 4 लिख लो, घुटने का दर्द खत्म हो जाएगा। अरे भाई, तो बंद कर दो। इतने बड़े बड़े ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, सर्जन बैठे हुए हैं, वो बेचारे इतनी पढ़ाई करके आए, मतलब कोई वैल्यू नहीं है उनकी। बंद कर दो सारे हॉस्पिटल, भारत सरकार को बंद कर देने चाहिए, यही कर ले घुटनों का इलाज। अरे कैसी मूर्खता की बातें करते हैं लोग, मेरी समझ में नहीं आता। कोई कह रहा है हाथ पर 2 और 4 लिख लो, शुक्र पर्वत एक्टिवेट हो जाएगा, धन वर्षा हो जाएगी, तो लिख के घूमो ना अपने पर। उसमें भी एक चीज है जी। कि जो देख के मैं भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये एटीएम से भी बड़ी तेज चीज है, हाथ पे गोला कि अर्जेंट मनी, मतलब जितनी देर में मशीन पैसा नहीं निकालती वो गोला निकाल देता और है। मैंने तो एक मैं रील सुन रहा था अभी, तो उसमें एक ज्योतिर्विद हैं, ज्यादा नहीं कहूंगा कौन है, तो उन्होंने कहा कि अगर आपको तुरंत मनी चाहिए, हाँ, वही मैं रातों रात, तो ये कर लो। तो मैं भी यही सोच रहा था। मैंने कहा एटीएम में तो फिर भी पिन विन डालना पड़ेगा, उसके लिए बैंक में बैलेंस होना चाहिए तभी निकलेगा, इसमें तो वो भी जरूरत नहीं है। अरे भाई, अगर इतना फास्ट मनी आ सकती है तो आप खुद कर लो ना, क्या जरूरत है आपको ये पॉडकास्ट और ये सब करने की? सीधी बात है। हम क्यों कर रहे हैं ये सब? क्योंकि हमें भी कहीं ना कहीं
दो पैसे सबको बिल्कुल, कमाने हैं, बिल्कुल, आपको भी, मुझे भी, सबको। मैं तो सीधी बात दर्शकों के सामने करता हूँ भाई, मैं भी, मेरी आजीविका का साधन है ये। लेकिन आजीविका के साथ साथ मेरा भाव सेवा भाव रहा है, ज्योतिष के प्रति मैं समर्पित हूँ, था और रहूंगा। ये एक बात मैं हमेशा बोलता हूँ, और ये फील करते हैं लोग जब मेरे पास आते हैं, वो एक्चुअल में महसूस करते हैं। मतलब मेरे लिए केवल पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है पैसा इंपॉर्टेंट है भाई, सबके लिए है, परिवार मेरा इसी से चलता है, मैं खुलेआम कहता हूँ, कोई डर नहीं है इसमें मुझे। लेकिन होना भी नहीं चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ मेरा सेवा भाव है। मेरे पास बहुत लोग ऐसे आते हैं जो मेरे साथ 10-10, 15-15 सालों से जुड़े हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि उनको पता है कि ये आदमी सच बोल देगा। कई लोग आ जाते हैं, गुरुजी नौकरी में, कहता हूँ 6 महीने नहीं लगेगी, अब उनको बुरा लग जाता है। अरे गुरुजी 6 महीने परिवार कैसे चलेगा? मैंने कहा वो आप देखो भाई, वो मेरा कार्य नहीं है। अब मैं सबके परिवार नहीं चला सकता, सीधी बात है। मैं तो आपको प्रेडिक्शन दे सकता हूँ। फिर वो 4 जगह घूमते हैं, फिर जो पास पल्ले होता है वो भी गंवाए आते हैं, लुट पिट के आते हैं। फिर जब 6 महीने बाद नौकरी लगती है तब आते हैं, जी आपने सही कहा था। कई जगह गए, उन लोगों ने कहीं किसी ने 50,000 खर्च करा दिए, किसी ने लाख खर्च करा दिए, हल नहीं निकला, मिली 6 महीने बाद ही। तो मैंने कहा यही बात पहले दिन समझ गए होते, बस वही समझना है दर्शकों को। चलिए, नहीं, लेकिन अभी वो सवाल अधूरा रह गया। सुनील का ही सवाल को कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं। जी। 2026 डरने, मतलब 2026 उथल पुथल वाला है, 100%। ये सवाल का उत्तर मतलब सार में समझ तो मैं उसी पे आ रहा था अंकित जी कि ये तो हो गई कि जी बिल्कुल नास्त्रेदामस और बड़े बड़े विद्वान हैं, इनको तो हम जी डिकोड, सही बात कहे कोई नहीं आपने, कर और सकता। एकदम लॉजिकल। आप कहे जी कि हमारे जो ऋषि मुनि जो पुराण लिख के गए जी। हैं, उनको डिकोड करने में अब तक डिकोड किया जा रहा है, संभव ही उनको नहीं हो है, नहीं पा रहा। संभव नहीं है जी, सर। क्योंकि उनकी बुद्धि जो है वहां तक पहुंचने में समय लगेगा। लेकिन अंकित त्यागी जी का अपना प्रिडिक्शन है, वो वैदिक ज्योतिष के आधार पर वो प्रिडिक्शन कर रहे हैं। बिल्कुल। तो मैं अंकित जी का प्रिडिक्शन जानना चाहूंगा कि 2026 में किनको सावधान रहने की जरूरत है, कौन मालामाल होने वाला है, किसके लिए अपॉर्चुनिटीज खुलने वाली है। 2026 आप कैसे देख रहे हैं देश के लिए और देश के लोगों के लिए, भारत देश के क्योंकि राहत सब कोई चाह रहा है सब कुछ आ रहा है, और 2025 के बाद, जाहिर सी और बात यही एक ज्योतिष का कार्य भी है। चलिए 2026 की बात करता हूँ। पहले तो जब मैं 2026 की बात करता हूँ तो मैं केवल 2026 की बात नहीं करता, मैं संवत्सर 2083 की बात करता हूँ, जो आने वाला है। हिंदू नववर्ष की हम बात करते हैं, क्योंकि हमारे ज्योतिष में जितनी भी गणनाएं होती हैं वो संवत्सर के हिसाब से हम करते हैं। क्या बात है। तो मार्च 2026 से मार्च 2027 जो संवत्सर 2083 आएगा। अभी संवत्सर 2082 चल रहा है जिसका नाम है सिद्धार्थ। अभी संवत्सर 2083 आने वाले जिसका नाम है रौद्र। ठीक है। ओह। अब एक चीज ध्यान रखिए, जब जब संवत्सर का नाम रौद्र होता है तब तब कहीं ना कहीं बहुत बड़े बड़े कांड खुलते हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीजें सामने आती हैं। अच्छा। दूसरी चीज, ये जो संवत्सर 2083 है इसके राजा हैं गुरु और मंत्री हैं मंगल। जब जब मंत्री मंगल होते हैं तब तब चोर उचक्के बढ़ जाते हैं, आक्रामकता बढ़ती है, आक्रामकता बढ़ जाती है। अब आप देखेंगे कि बहुत सारी घटनाएं खुलेंगी। ये कब से? आप मार्च से प्रिडिक्ट? मैं मार्च से कर रहा हूँ, 2026 ही मान लो, मार्च टू मार्च मान सकते हैं, 2026-27, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर। हाँ, और जब जब राजा गुरु होते हैं तब तब वो दंड देते हैं। तो बहुत सारे, मतलब मैं बहुत बड़ी प्रेडिक्शन ये कर रहा हूँ कि कोई बड़ा भ्रष्टाचार का कांड देश में 2026 यानी संवत्सर 2083 में सामने आएगा। ये मार्च से शुरू होगा, ये डेफिनेट है, बड़ी भविष्यवाणी। 100% ये आएगा। मतलब मार्च 2026 से बता रहे हैं आप। इसके बाद ठीक। दूसरी चीज, मुझे डर है कि उस भ्रष्टाचार में कोई बड़ा नाम ना आ जाए। ऐसी मेरी गणनाएं बहुत स्ट्रांग इशारा कर रही हैं। संकेत है ये संकेत है, बहुत स्ट्रांग संकेत है, ऐसा होगा। शीर्ष पर बैठा हो कोई व्यक्ति हो सकता है। अच्छा, वो पहले शीर्ष पर रहा हो या बैठा हो, एक मैटर अलग है। ये गणनाएं हैं क्योंकि मेरे पास किसी की एक्चुअल कुंडली नहीं है, मुझे नहीं पता कौन होगा व्यक्ति। दूसरी चीज, या तो ये होगा या कोई पुराना कोई किस्सा चल रहा हो उसमें किसी को सजा हो जाए, बड़े व्यक्ति को। इसमें से कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि जब जब राजा आते हैं तब तब वो दंड देते हैं। जब जब राजा गुरु होते हैं, जब जब राजा गुरु होते हैं तब तब वो जितनी भी अनैतिक चीजें हैं उनको खत्म करने का प्रयास करते हैं। जब जब राजा गुरु होते हैं तब तब वो एक राज्य को अच्छी दिशा पर ले जाने का कार्य करते हैं। तो जितने भी खराब लोग हैं, मैं तो कह रहा हूं भारत सरकार 2026 में यानी संवत्सर 2083 के अंदर अंदर कोई ना कोई ऐसा कानून लेकर आएगी जो भारत की जनता के लिए बड़ा अच्छा होने वाला है। हो सकता है मॉब लिंचिंग के खिलाफ हो सकता है वो धार्मिक कट्टरता के खिलाफ हो, कोई ना कोई ऐसा कानून आएगा। 2026 में बहुत सारी नई इकोनॉमिक पॉलिसीज बनेंगी जो हम सबके बेनिफिट्स के लिए होंगी। ये हम सब लोग होते हुए 2026 में देखेंगे। और ये मैं दर्शकों से कह रहा हूं, ये लिख लीजिएगा, जिस दिन आप ये देखें इस YouTube पर कमेंट करके बताइएगा कि ये होगा, इसको कोई टाल नहीं सकता है। अब इसमें कोई कहे जी आप डरा रहे हो, नहीं, मेरा कार्य है वो, मेरा कार्य गणना करके बताना है भाई, वही कर रहा हूं बस मैं।
तो ये सब होने वाला है। अब हम बात करें कि सबसे हम डर करके बैठ जाएं, अपने काम बंद कर दें, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं करना है। सावधान रहने की आवश्यकता है, सावधानी बरतिए, बाकी कोई परेशानी का विषय नहीं है। नहीं तो ये जितनी बातें बताई आपने तो अच्छा ही है कि भाई कानून आएंगे, वो तो जनता के भले के लिए हाँ, होते हैं। जनता के भले के लिए। करप्शन का अगर खुलासा हो रहा है। खुलासा होता है तो अच्छी बात है। अच्छी बात है, करप्ट अच्छी लोगों के सामने आएंगे, और उनको भाई, दंड और मिलेगा, नहीं- तो लोगों में एक डर आएगा कि नहीं करप्शन नहीं करना। नहीं, और नहीं, सही बात ये भी कि नई पॉलिसी अगर उसका सरोकार जनता के हित से है तो राहत तो आम व्यक्ति को मिलेगी ना। बिल्कुल मिलेगी, 100%। बिल्कुल। मैं कुछ दर्शकों के लिए भी- पॉलिसीज जी। ऐसी भी आ सकती हैं कि जिसमें जनता शायद आक्रोशित हो, ऐसा मुझे लग रहा है। जन आक्रोश दिख रहा है आपको? 2026 में मुझे कहीं ना कहीं एक बड़ा आंदोलन उभरता दिख मैं रहा है। उसी पे आ रहा था कि कई दिल्ली लोग के कह रहे हैं कि आसपास। हाँ आंदोलन एक होने की उम्मीद ये है। मैंने प्रोडिक्शन पिछले लास्ट अगस्त में कर दी थी। जी जी अभी तो दिसंबर चल रहा है। जी। अगस्त में मैंने बोल दिया था कि 2026 में मुझे कोई बड़ा आंदोलन होता दिख रहा है, उग्र आंदोलन, जो सरकार को परेशान करेगा। अच्छा। हालांकि सरकार बड़े वाइजली उसको हैंडल कर लेगी, बट फिर भी इट विल बी अ डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर द गवर्नमेंट। आसान नहीं होगा। तो बड़ा ऐसा कोई बड़ा आंदोलन मुझे उभरता दिखता है। स्पेशली यूथ कहीं ना कहीं आक्रोशित होता मुझे दिख रहा है। चलिए ठीक। हम दर्शकों के लिए भी आएंगे, हम थोड़ा सा टीजर दे दे कि आपके लिए बहुत कुछ है अभी। राशि वाइज भी हम आएंगे, कैसे आपको उपाय, क्योंकि अंकित जी की ये कोर हम कहेंगे कि स्पेशलिटी है और वो बहुत सरल आसान उपाय सहज बताते हैं, उपाय। सहज। अच्छा, और और उसका लाभ बहुत है, ये नहीं, हमने और सुना है। अंकित भाई टेस्टिमोनियल जो है कि बहुत लाभ है उन उपायों। हाँ, नहीं, और अंकित भाई की एक विशेषता अच्छी ये भी है कि उपाय भी वो ऐसे बताते हैं कि जो करने में भी आपको लगेगा कि नहीं भैया कोई कष्ट नहीं, बड़े इजी में कर लूंगा। और दूसरी चीज उनका इफेक्ट भी दिखता है 100%। है ना। तो उपाय का अर्थ ही तब है अच्छा, मैं एक चीज यहाँ पर कहता हूँ, जी। उपाय वो है जो लोग कर पाए। कर पाए। अभी आप मेरे पास आए या कोई भी आता है और मैं उसको उपाय ऐसे बता दूं जो कर ही ना पाए, तो उसका मेरे पास आने का जो मूल कारण उद्देश्य है, उद्देश्य है, वो खत्म हो गया। तो उपाय वही होने चाहिए जो कोई इंसान कर पाए। अगर वो कर ही ना पाए तो उस उपाय का लॉजिक सच रह बात, जाता है। सच बात। तो एक थोड़ा सा और, क्योंकि ज्योतिषीय गणना पे ही बात हो रही है, तो एक पंचांग की बात हो रही है हमारे, सब आप संवत्सर की बात करें तो एक दृक पंचांग है, उसके मुताबिक ये जो साल है जी, इसमें ये बताया गया है कि शनि का कोई गोचर नहीं दिख रहा है और पूरे साल जो है गुरु जो है वो मीन राशि में विराजमान रहेंगे और गुरु जो है, गुरु बृहस्पति जो है अतिचारी उसका राजा होना और सूर्य का मित्र ग्रह होना इन ग्रहों की ताकत को और बढ़ा रहा है। तो ये जो विशेष परिस्थिति बन रही है, तो ये किन राशियों के लिए बहुत लाभकारी है और किन राशियों के लिए कि नहीं भैया इस पर लाभ नहीं, थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है? आपका क्या इस पर? अच्छा, मैं ये बात कई जगह कह चुका हूँ, जी। फिर से एक बार इस पर चर्चा जी, कर जी, लेते जी, हैं छोटी सी। जी मैं हमेशा से कहता रहा हूँ भाई, 2 राशि वाले भी बहुत सावधान रहो। जी। एक तो मीन राशि वाले, क्योंकि उन पर 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है, और जब दूसरा चरण होता है ना 7.5 का, उस समय जो सैटर्न का ट्रांजिट है वो बिल्कुल मून के ऊपर से हो रहा होता है। ठीक है, ऊपर से मीन राशि में, तो वो सबसे डिफिकल्ट फेस होता है 7.5 का। अच्छा, 2 क्रूर ग्रह हैं ज्योतिष में। दोनों क्रूर ग्रहों में डिफरेंस क्या है वो मैं बताऊंगा। एक मंगल है, एक शनि है, दोनों क्रूर ग्रह हैं। लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि शनि जब भी आते हैं, शनि की 7.5 आए, शनि की ढैया आए और महादशा आए, अंतरदशा आए, गोचर आए, जो भी आएगा, शनि जब आते हैं वो तब आपको बहुत कष्ट देते हैं, आपको बहुत ठोकरें मिलती हैं, आप उस ठोकरों से सीखते हो और जब वो जाते हैं उतरते तो वक्त कुछ नया दे करके चले बहुत जाते सही, हैं। बहुत सही। आपको एक नया लेसन, एक नई परिभाषा, एक जीवन की सिखा के चले जाते हैं। राजा भी बना देते हैं। राजा भी बना देते हैं। लेकिन वही मंगल भी क्रूर ग्रह हैं। मंगल भी जब आते हैं तो बहुत कष्ट देते हैं, बहुत मारते हैं वो भी, लेकिन वो आपको मरी हुई परिस्थिति में छोड़ जाते हैं। ये मूल डिफरेंस है मंगल और शनि में। तो शनि की 7.5 चल रही है, दूसरा चरण है। मीन राशि वालों को बड़ा सावधान रहना है। मेष राशि वालों पर पहला चरण शुरू हो चुका है, उनको भी बहुत सावधान रहना है, क्योंकि पहला चरण भी कहीं ना कहीं कष्ट देता है, दूसरा सिखाता है, तीसरे में जाकर के आप कहीं संभल पाते हैं। अच्छा, कुंभ राशि वालों की 7.5 का तीसरा चरण है, तो धीरे धीरे अब उनके जीवन में बैलेंस होना शुरू हो जाएगी चीज़ें, उनको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, धनु राशि वालों के लिए क्यों अच्छा है? क्योंकि राजा गुरु हैं। राजा धनु राशि के लॉर्ड भी हैं, हालांकि मीन राशि के भी, लेकिन वहाँ 7.5 है तो थोड़ा इफेक्ट कम रहेगा। लेकिन धनु राशि के लिए बड़ा अच्छा रहने वाला है, क्योंकि धनु राशि वालों के राजा ही हैं और 2083 जो संवत्सर है उसके राजा भी वही है, उनके लॉर्ड भी वही हैं, तो उनके लिए बड़ा अच्छा है। लेकिन इन लोगों के लिए एक विशेष चीज़ मैं कह दूं कि ये कुछ नया सीखने का समय है।
मैं सभी लोगों से कह रहा हूँ, हर राशि वालों से कह के जा रहा हूँ, आप 2026-27 ये 2 साल ऐसे हैं जिनको आप सीखने पर लगा दीजिए। आपका करियर बन जाएगा, आपका जीवन बन जाएगा, आपका भविष्य बन जाएगा। ये समय जो है ना, ये अपने अंदर नए स्किल्स को ऐड करने का है, ये अपने अंदर नई क्वालिटीज़ को ऐड करने का है, ये अपनी लर्निंग्स को बढ़ाने का है, ये अपनी नॉलेज को बढ़ाने का है, ये अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाने का है, अपने एक्सपेरिमेंट्स को बढ़ाने का है, अपनी रिसर्च को बढ़ाने का समय है। ये जिसने कर लिया, गुरु ज्ञान के कारक हैं। बिल्कुल। जिसने ज्ञान में वृद्धि 2083 संवत्सर में यानी 26-27 में कर ली, उस व्यक्ति के करियर में वो मार नहीं खाएगा। और जो वही पुराने डर्रे पर बैठे रहे, उनके लिए समय डिफिकल्ट होगा। ये 100 बातों की एक बात मैंने बता दी। अब वो किसी भी राशि से संबंध रखते हो। चलिए, अब देखिए इसको तिवारी जी, कि जो लोग ज्योतिष पर विश्वास नहीं करते वो कैसे कर लेंगे। अंकित जी की इस बात के बाद मैं बता रहा हूँ कि इन्होंने कहा कि ये जो वर्ष है 2, ये सीखने का वर्ष है। सही बात और है। आप परिस्थितियां देखिए हमारे सामने जो है वर्तमान में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस वक्त उफान पर है। और ये वास्तविकता में है कि जिसने इसको सीखा नहीं, आत्मसात नहीं किया, वो पिछड़ जाएगा रेस से और वो खत्म है, खत्म हो जाएगा। वो ये सच्चाई है। कोडैक हो जाएगा। मतलब हमारी ध्यान में कि कोडैक ने सीखा नहीं, फोटोग्राफी में हाँ, कोडैक नंबर 1 था। नंबर 1 था, लेकिन उसने वो कैमरे की बात हो, जी, जी, रील्स की जी, बात जी, हो, जी, नंबर लेकिन 1 वक्त की नजाकत को उसने समझा नहीं, डिजिटाइजेशन को उसने समझा नहीं, और कोडैक खत्म हो गया। नोकिया, आप नोकिया और कोडैक हो जाएंगे, यह नहीं सीखेंगे। तो देखिए ज्योतिष आपको बता रहा है कि ये 2 वर्ष आपके लिए सीखने के हैं। हाँ, और इसमें सबसे अच्छी बात यह कि जब आप, एक प्लस पॉइंट भी है जी, कि वर्ष में कई बार, अंकित भाई यकीन इस बात से रखेंगे, मेरी बात से सहमति, कि एक होता है आप सीख रहे हैं, लेकिन आपको वर्ष का संयोग भी इतना अच्छा मिल रहा है कि जब आप सीखेंगे तो वो सफलता की तरफ ले जाएगा आपको। बिल्कुल 100%। क्योंकि ये सहयोग हमेशा हर वर्ष संवत्सर में नहीं होता। हर संवत्सर में नहीं होता। जिसको दूसरा- मतलब ऐसे में अगर हम समझो कोई नई दुकान भी खोले तो वो चल सकती है, क्योंकि वो नया काम शुरू कर रहा है, बिल्कुल बिल्कुल नई शुरुआत कर रहा नई है। शुरुआत कर रहा है। और मैं तो कहता हूँ ये नई शुरुआत करने का ही समय है, 2026 बशर्ते कि आपकी जो शुरुआत हो वो पॉजिटिव होनी चाहिए। देखिए, मैं हमेशा से कहता हूँ सारे ग्रह आपके हाथ में हैं। आपको किसी ज्योतिष के पास जाने की जरूरत नहीं है अगर आप अपनी परंपराओं पर वापस आ गए। हम अपनी परंपराओं पर वापस नहीं आ रहे हैं, दिक्कत वहाँ है। पहले हमारे बच्चे जब सुबह उठते थे, आज भी मैं और आप, ये शायद आप लोग करते हों, तिवारी जी तो मुझे उम्मीद है करते होंगे, आप भी करते ही होंगे, ज्योतिष को मानते हैं। मैं सुबह उठता हूँ तो आज भी मेरा पहला काम यही होता है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य च सरस्वती कर मूले च गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम। यही मैंने अपने बच्चों को सिखाया हुआ है। मेरे दोनों बिटिया भी बेटा भी दोनों यही इसी से शुरुआत करते हैं अपने दिन की। हाँ एग्जैक्टली, ठीक है, इससे शुरुआत होती है मेरे घर में। उसके बाद मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं तो उससे पहले हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, वो तभी स्कूल बिल्कुल जाएंगे। सत्य बात ये है। नियम है। अच्छा, अभी आप देख रहे हो एक स्विच वर्ड का ट्रेंड आ गया मार्केट में। भाई मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं तो भैया आप क्या बोलूं अंकित भाई, मैं बोल देता हूं, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि हमें हमारी संस्कृति से क्यों खिलाफ किया जा रहा है, हमारे बच्चों को हमारी संस्कृति से विमुख क्यों किया जा रहा है। क्या ये सनातन के प्रति कोई एक गलत परंपरा नहीं है? क्या ये सनातन से विमुख करने की एक परंपरा नहीं चलाई जा रही है? मैं खुलेआम कहता हूं, डंके की चोट पर कहता हूं, ये लोग सनातन के दुश्मन हैं। इन लोगों ने सनातन को कभी पढ़ा नहीं है, इन्होंने शास्त्रों को कभी पढ़ा नहीं है, इन्होंने किसी गुरु का कभी संग किया नहीं है, इन्होंने गुरुओं का कभी उनकी संगति में रहे नहीं, तो उनको ज्ञान कहां से होगा? कह रहे हैं हम इटली गए, वहां से स्विच वर्ड ले आए, कल को स्विट्जरलैंड चले जाना, वहां से कुछ नया ले आना, परसों चाइना चले जाना, फिर लोगों को बुलवाना चे चे चो चो, यही करेंगे लोग बैठ के। फिर अरे क्या मूर्खता की बात है। आपको अपने शास्त्रों पे भरोसा नहीं है, लेकिन कब होगा? जब पढ़े होंगे। जब पढ़े ही नहीं तो भरोसा कहां से होगा? वो बोल रहे हैं सुबह सुबह स्विच वर्ड बोलो और ये पैसा आ जाए। नहीं, इसमें मैं आपके इस बात से बहुत इत्तेफाक रखता हूं त्यागी जी, क्योंकि मैंने किसी ज्योतिषी से पूछा, बहुत विद्वान है वो, और वो टीवी पर इसीलिए आने से बहुत बचते हो, कहते कि यार सब क्या हम आए, हम नहीं बताएंगे। तो उनसे मैंने पूछा कि ये है क्या, तो उन्होंने बताया जी कि जो ये नाम लेते हैं स्विच वर्ड, ये बोले कि वहाँ के फरिश्तों के नाम हैं। तो बोले कि उनका भी यही प्रश्न था, बोले क्या क्या हमारे भगवान राम जो है या भगवान कृष्ण जो है वो क्या शक्तिहीन हो गए? राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तैतुल्यम राम नाम वरानने। सीधी बात है। और अच्छा ये बताएं, उनके फरिश्तों को क्यों जप रहे हैं आप? वो ये कह रहे कि भैया आपके भगवान क्या हो गए जो फरिश्तों को बुला रहे हैं आप? बिल्कुल सही बात कही आपने सुनील। जैसे पुराने जमाने में जो हम देखते थे गांव देहात में, अपने यहाँ भी देखा, आपने भी अपने यहाँ देखा, अंकित भाई ने भी देखा, राम राम कहने का मतलब ये नहीं होता खाली नमस्कार, नहीं, उसके पीछे एक वजह है, साइंस है, साइंस है, पूरी कैलकुलेशंस है, कैलकुलेशन। अब जैसे उदाहरण के तौर पे जो बच्चों को सिखाने वाली बात कर रहे थे, हम लोग राम राम करते हैं। अब मेरा चूंकि संतों का बड़ा सामीप्य रहा है, गुरु कृपा रही है, श्री राम जय राम ये अपने आप में विजय मंत्र है। ये विजय मंत्र है, ये विजय मंत्र है। और ये आपको नॉर्मली आप बोल दो बस, हर संकट से उभार सकता है ये मंत्र आपको। केवल 5 बार बोलने पे, केवल 5 बार।
श्री राम जय राम जय। आप राम जी का नाम लेंगे, हनुमान जी तो है ही, हो सकता है यहाँ अभी हम राम जी की चर्चा चल रही है, हनुमान जी आ गए हो, जहाँ राम की चर्चा जहाँ होती है, हनुमान जी हो वहाँ वहाँ हनुमान जी संकट कैसे हो सकता है फिर? सत्य बात है, जी, सत्य बात है। तो मैं यही कह रहा था कि जैसे आपने ये कहा इस पर जो हमारी चर्चा चल रही, क्या ये जो 2026-27 जैसे कहा आपने, तो क्या भारतीयता की, क्योंकि मैंने कई ज्योतिषियों से बात की, उन्होंने कहा कि अभी ये जो वर्ष है आने वाले, ये भारतीयता और सनातन की ओर लौटेगी दुनिया, ऐसा कुछ है? 100%। इस पर मैं बता देता जी। हूँ। भारत की जो कुंडली है उसमें मंगल की महादशा चल रही है और प्रधानमंत्री मोदी जी की मंगल की महादशा चल रही है। मंगल शस्त्रों का प्रतिनिधित्व करता है, मंगल आर्मी का प्रतिनिधित्व करता है। ज्योतिष में मंगल को सेनापति कहा गया है, तो कहीं ना कहीं हमारी सेना का इन सब का प्रतिनिधित्व करता है। सबसे पहले तो ये मैं बता दूं कि भारत की फोर्सेस की ताकत इस मंगल की दशा में इतनी बढ़ने वाली है, और इनफैक्ट जो फोर्सेस के इक्विपमेंट्स हैं, जो भी आर्मी से संबंधित इक्विपमेंट्स हैं, जो भी आर्म सप्लाई है, वो इतनी भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ने वाली है कि दुनिया हमारे ऊपर टिकाऊ होगी, दुनिया हमारे ऊपर ही निर्भर होगी, आधार हम होंगे कि वो हमसे ही सब कुछ सक्षम हम हो जाएंगे, सक्षम होंगे, इतने सक्षम। मैन्युफैक्चरिंग में मंगल की दशा में भारत इतना आगे बढ़ने वाला है कि जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। जब से मंगल की दशा शुरू हुई, आपने देखा अभी नोएडा में कोई सेमीकंडक्टर चिप का सब जगह जगह लग रहा है, अभी ब्रह्मोस बन रही है, लखनऊ में हुआ, 47 बन रही है, 47 बन रही है, ये सब शुरू हो गया मंगल की महादशा शुरू होते ही। और मंगल जब खत्म होंगे 2032 में, तो भारत की राहु की महादशा आएगी। अच्छा। और मैं आज ये कह करके जा रहा हूँ इतने वर्षों पहले कि उस राहु की महादशा के अंदर भारत मैन्युफैक्चरिंग में चाइना को पीछे छोड़ देगा, ये लिख करके रख लो, ये 100% होना है। हाँ, वो और ये प्रोसेस शुरू प्रक्रिया से तो गुजर रहा है, ये प्रोसेस शुरू नहीं, चूंकि आपने मोदी जी का जिक्र किया, जितनी मेरी जानकारी, और आपने कहा भारत सक्षम बनेगा, आपने 2026 के संदर्भ में और राशियों का जिक्र किया, और जहां तक मुझे पता है नरेंद्र मोदी जी वृश्चिक राशि के हैं, तो वृश्चिक राशि के लिए पावरफुल साल है क्या ये? क्योंकि हमारा लीडर, मतलब जो देश को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी राशि को भी समझना जरूरी है। हाँ, लेकिन केवल राशि से मैं गणनाएं नहीं करता। देखिए, मैं वृश्चिक राशि के हिसाब से पूछ रहा हूँ। हाँ, मैं उसी पर आ रहा हूँ। केवल राशि से गणनाएं मैं इसलिए नहीं करता कि करोड़ों लोगों की एक ही राशि है। हाँ, सच बात है। तो कुंडली जो है वो प्रमुख आधार है पहले तो। दूसरा, आजकल राशि में भी बड़ा खेल चल रहा है। कोई कह रहा है जी मैं इस डेट से इस डेट के बीच में पैदा हुआ तो मेरी राशि ये होगी, मैं रीज हो गया, मार्च में पैदा हुआ, अप्रैल में हुआ तो ये हो गया, वो हो गया, वर्गो हो गया, जो भी हो गया, ठीक है। और कोई कह रहा है जी मेरा नंबर ये है तो ये राशि होगी, कोई कह रहा है मेरे नाम का अक्षर ये है तो ये राशि होगी। सबसे पहले मैं बता दूं राशि शब्द आया कहाँ से। राशि शब्द आया कुंडली से, जो जन्म कुंडली है। तो जन्म कुंडली की जो राशि है, चंद्र राशि, वही एक्चुअल राशि है। आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा किस राशि में विराजमान है वो आपकी राशि डिसाइड करता है। अच्छा, चंद्र राशि को मानना है, बिल्कुल, वो प्रमुख राशि होती है। लगन तो लगन होता है, वो राशि नहीं होती। नहीं, लेकिन इसमें क्षमा सहित थोड़ा सा, जी, क्योंकि मतलब ये मेरे भी अध्ययन का विषय रहा है कि एक बहुत इजी भाषा में दर्शकों के लिए, कुंडली जो होती है जी, उसकी जो चाबी होती है जी, वो लग्न होता है या राशि? लगन और राशि दोनों होते हैं। चाबी किसके पास है? लगन सबसे इंपॉर्टेंट है। लग्न है ना, सबसे इंपॉर्टेंट राशि से ज्यादा। ये अपने आप में चर्चा का विषय है। यहाँ पर मैं एक आपको टोक रहा हूँ थोड़ा सा। हाँ। मेरे पास कितनी कुंडली ऐसी आती हैं जहाँ लोग ज्योतिषियों के पास घूम रहे हैं और वो भाग्येश के उपाय करा रहे हैं, कर्मेश के करा रहे हैं, पंचमेश के करा रहे हैं, एकादशेश के, सबके उपाय करा रहे हैं। लगन 0 डिग्री का, 1 डिग्री का बैठा है। सबसे पहले मेरे पास आते हैं, मैं कहता हूँ भाई लगन का लॉर्ड आपका 1 डिग्री का, 2 डिग्री का, इतना कमजोर है, आपने क्या किया इसके लिए? इतने सारे पत्थर आप पहने घूम रहे हो हाथ में, इसके लिए तो किसी ने कुछ बताया ही नहीं। तो मैंने कहा आप फिर किसी ज्योतिष के पास गए ही नहीं। सच्चाई है, जब तक कुंडली का जो लगन है, इट इज लाइक हेड ऑफ द फैमिली। किसी भी परिवार में अगर हेड ऑफ द फैमिली ही वीक हो जाए तो पूरा परिवार कमजोर, जो प्रधान है वो बड़ी चीज है, पूरा परिवार कमजोर पड़ जाता है। वैसे ही कुंडली में अगर लगन वीक हो जाए तो पूरी कुंडली के बाकी ग्रह भी वो फल नहीं दे पाएंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। मतलब ये बात सच है कि कुंडली की 100% चाबी किसके पास है? लगन के पास है, 100% है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। राशि से बड़ा लगन, राशि से बड़ा लगन है, सबसे बड़ा लगन है भाई। अगर लगन के लॉर्ड इंपॉर्टेंट है, अगर वो स्ट्रांग नहीं होंगे तो फिर सब बेकार है, कोई ग्रह फल नहीं देगा। अच्छा, तो अब ये मोदी जी की बात हो रही, सबकी बात हो रही, फिर हम आते हैं उस पर, तो थोड़ा सा राजनीतिक भी हम बात कर लें जी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर कोई प्रेडिक्शन है आपके आने वाले वर्षों में? मैंने तो 2013 या 14 में एक प्रेडिक्शन कर दी थी, आपने शायद सुनी भी हो, यूट्यूब पर काफ़ी वायरल है वो प्रेडिक्शन। और ये बात मैंने उस समय की थी जब मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट घोषित किया गया था। उस समय की कुंडली मैंने बनाई, मोदी जी की कुंडली मेरे पास मैंने निकाली, और उसके बाद जब उन्होंने शपथ ग्रहण किया तब की कुंडली मैंने बनाई। तीनों कुंडलियों का डिटेल एनालिसिस मैंने किया, और मैंने ये बात बोल दी थी कि मोदी जी 3 बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे लेकिन तीसरा कार्यकाल पूरा नहीं करेंगे। और इस बात पर मैं आज भी अडिग हूँ। क्या कारण रहेगा मैं नहीं जानता, प्रभु जाने, मेरा कार्य नहीं है, मेरा कार्य गणना करना है जो मैंने 2013-14 में कर दी थी। और ये फैक्ट है कि मोदी जी तीसरा कार्यकाल पूरा 5 वर्ष पूरे नहीं करेंगे, ये मैं गारंटी से कह करके जा रहा हूँ ऑन कैमरा।
और दर्शकों से विशेष निवेदन कि जिस दिन ये हो उस दिन कमेंट करना और बताना। ये पॉडकास्ट उस दिन वायरल होना चाहिए। सत्संग उससे विद पहले एएस पर वायरल बड़ी होगा बात ये। कर रहे हैं। ये उससे पहले ही वायरल होगा। और नहीं, उस दिन एक्सट्रीम वायरल नहीं, होना क्योंकि चाहिए। प्रमाणिक होगा ना। क्योंकि प्रमाणिक होगा, लोगों के पास प्रमाण होगा कि ये बात कही गई थी। तो ये कब 27 में या 26 में? कभी भी हो, पूरा कार्यकाल नहीं मतलब होगा। पूरा लगभग मुझे कार्यकाल। 27 के आसपास ऐसी नजर आती है कि हाँ, कुछ क्योंकि प्रबल इसमें चांसेस भी बन अलग अलग सकते हैं। मत हैं। कई ज्योतिषी कहते हैं कि 2026 की मिड, कोई कहता है नहीं, 2026। 26 में ऐसा कुछ मुझे ज्यादा विशेष नहीं नहीं, नजर मैं आता कई है। लोगों ने कहा हो सकता है हो जाए। मेरा कुल मिलाकर के गणना ये है कि तीसरा कार्यकाल पूरा नहीं होगा, ये गारंटी है। ठीक। तो फिर इसमें कोई दो मत कौन उनकी जगह कौन लेगा, एक कुछ मुझे है इस तो पर आपका प्रेडिक्शन? हाँ, मुझे योगी जी की कुंडली बड़ी स्ट्रांग नजर आती है। हालांकि अगर वो प्रधानमंत्री बनते हैं देश का तो ये सौभाग्य होगा हमारा। और इनफैक्ट मैं तो कहूँ कि मुझसे ज्यादा खुश शायद कोई और ना हो, स्वयं योगी जी इतने खुश ना हो जितना मैं होऊंगा। ये सच्चाई है। अगर मेरा योगी जी का व्यक्तिगत- सबसे पावरफुल ग्रह कौन सा है? क्योंकि आप तो गणना पे बताते ना। योगी हाँ, जी का योगी जी की जो कुंडली है उसमें दो मत हैं। मेरे पास योगी जी की दो कुंडली हैं और आज तक मैं निष्कर्ष पर नहीं सही पहुंच कौन पाया हूं सी कि है? कौन सी सही है। हाँ। क्योंकि मैं उनसे कभी मिला तो हूं नहीं, सच्चाई है जो। अब जो इंटरनेट पर डेटा मिलता है उस पर 100% भरोसा करना बड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए मैं इस बात पर भी आने वाला था कि अगर मैं योगी जी की कुंडलियों की डिस्कशन करूं तो मुझे बड़ी स्ट्रांगनेस नजर आती है, लेकिन मुझे ये नहीं पता एक्यूरेट है या नहीं है। अच्छा, अमित शाह जी की कुंडली देखूं तो वो भी बहुत अच्छी नजर आ रही है। कहीं ना कहीं वो भी बहुत कंपीट करते दिख रहे हैं। एस जयशंकर की कुंडली फॉर अ सरप्राइज, हो सकता है कोई सरप्राइजिंग एलिमेंट आ जाए। बीजेपी करती है। हाँ, बीजेपी हमेशा, अभी देखो क्या हुआ। हाँ, अभी जो अध्यक्ष चौंका उनके दिया। कल ही चुने गए हैं। बीजेपी वाले खुद चौंक गए। सब दुनिया कुछ। देश में गणित लग रहा था कि शिवराज सिंह चौहान बनेंगे। शिवराज सिंह चौहान बनेंगे या वो अनुराग ठाकुर बन सकते हैं, धर्मेंद्र प्रधान बन सकते हैं। इन सबकी चर्चा चल रही है। प्रकट हो गए नितिन नवीन। नितिन नवीन। कार्यकर्ता एक। और आप सोचिए, तो इसलिए वो जिनको कह रहे हैं एस जयशंकर। एस जयशंकर, मुझे बहुत प्रबल उम्मीदें नजर आती हैं। बड़ी स्ट्रांग कुंडली उनकी है, बहुत स्ट्रांग कुंडली है, ट्रस्ट नहीं, मी। देखिए और वो तो हालांकि उसमें तीनों थे, ही प्रशासनिक सेवा में थे। हालांकि वहाँ से- तीनों ही बहुत सक्षम कैंडिडेट हैं। तीनों में से कोई भी बनेगा तो अब कौन बनेगा ये भारतीय जनता लेकिन पार्टी मैं बताना जो बड़ा आपका इशारा है वो टॉप 3 में यही है। टॉप 3 में यही है। और उसमें एस जयशंकर बहुत पावरफुल दिख रहे हैं। बहुत पावरफुल दिख रहे हैं। योगी जी बहुत पावरफुल दिख रहे हैं। चलिए। योगी जी का नाम 100% प्रधानमंत्री पद के लिए आगे जाएगा। बने ना बने मुझे नहीं पता, और मुझे तो बनते हुए भी दिख रहे हैं। सच भारत बताऊं। के लोग अगर चाहते उनकी हैं। कुंडली एक्यूरेट मेरे पास है तो वो मुझे बनते हुए दिख रहे हैं, और उन्हीं के नेतृत्व में भारत हिंदू राष्ट्र की तरफ आगे बढ़ेगा। ठीक। नहीं, वो ये भी है कि लोग भी चाहते हैं। लोग भी मतलब, चाहते लोग भी क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अगर कोई लोकप्रिय चेहरा है भारतीय जनता हाँ, लोगों के पार्टी का, जितने तो लोग वही कमेंट्स भी करते हैं तो उसमें और अधिकांश मुझे तो ऐसा भी लगता है कि शायद 26-27 में योगी जी यूपी की राजनीति छोड़ के सेंटर में आ जाए। चलिए, अगर वो कुंडली जो मेरे पास है वो सही है तो ऐसा मेरी गणना है। 27 में? 26-27 के आसपास, 26 के लास्ट में, 27 में हाँ, लगभग मतलब 27 के दरमियान ही। दरमियान ही। 28 योगी नहीं जी- लगेगा तब तक 28 वो? नहीं लगेगा। इसी दौरान योगी जी शायद सेंटर में आ जाएं, यूपी को छोड़ करके। चलिए, एक अंतिम राजनीतिक सवाल, जी। फिर हम लोगों की उस पे आते हैं। उपायों पे आएंगे। आम उपाय आदमी की और बात लोगों कर की लेते जो- हैं। हाँ, खास आदमियों की बात बहुत हो जी, गई। जी। बहुत हो गई। हाँ, तो एक अंतिम सवाल, पश्चिम बंगाल और 4 और राज्य, 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। दक्षिणी इसी राज्य भी वर्ष, है उसमें? 26 जी, वर्ष, जिसमें दक्षिण के राज्य केरल, तमिलनाडु, केरल में भी बहुत अच्छा बीजेपी ने करके चौंकाया सबको। क्या आपका, अंकित त्यागी जी का प्रेडिक्शन क्या है? खास तौर पर पश्चिम बंगाल विशेष आप अलग बताएं, और बाकी ये जो 4 राज्य है वो तो मतलब वहाँ भारतीय जनता पार्टी की हालांकि कोई हम लोग उम्मीद नहीं है, लेकिन अंकित त्यागी जी का प्रेडिक्शन क्या कहता है? देखिए, बाकी 4 राज्यों की मैंने गणनाएं करी भी नहीं ठीक है, है। जो सच्चाई है। जी। मेरे पास पश्चिम बंगाल की सही बात गणनाएं है। हैं। जी। और मुझे ममता जी की कुंडली तो नहीं मिल पाई, जी। लेकिन उनकी पार्टी की कुंडली मेरे पास है। जी। और बड़ी स्ट्रांग कुंडली है, ये मैं हमेशा कहता हूँ। अच्छा। लेकिन अगर इलेक्शन पश्चिम बंगाल में इलेक्शन के तरीके से हो जाए तो मैं दावे के साथ कह के जा रहा हूँ, ममता दीदी का अंतिम इलेक्शन होगा। इसके बाद वो दोबारा चुनाव नहीं जीत पाएंगी पश्चिम बंगाल में, ये गारंटी है। इसके बाद कभी नहीं? इसमें भी 2027 में भी, 26 में भी, सॉरी, नहीं जीत पाएंगी, ये निश्चित है। अब वहाँ इलेक्शन कैसे होते हैं सबको पता है। वहाँ लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता वोट डालने के लिए। तो ये कार्य खैर मेरा नहीं है, ये भारत सरकार का कार्य है। इलेक्शन नहीं तो फिर कमीशन का इसमें कार्य है। फिर जो आप बता रहे हैं कि सहयोग बन रहा है जी, संयोग ग्रहों का, बहुत प्रबल है। बहुत प्रबल है, और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से वहां सरकार बना सकती है। एनडीए, ये बहुत स्ट्रॉन्ग इशारा है जो कैलकुलेशन से इशारा कर रही हैं। लेकिन अब चुनाव सही होने चाहिए। देखिए, मैं तो इशारा कर रहा हूं कि आपकी नौकरी लगने वाली है 2 दिन में, लेकिन अभी आपको ताला बंद कर दें, यहीं बाहर निकल जाएं, आप बाहर ही नहीं जा पाए, तो कोई कंपनी आपको यहाँ ऑफर लेटर देने नहीं आएगी। तो परिस्थितियां, ज्योतिष 3 चीजों पर निर्भर करता है, देश, काल और परिस्थिति। क्या बात है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ज्योतिष में तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट बहुत है। इंपॉर्टेंट होता तो इसको एक मैं ऐसे- बच्चा- जी अपनी बात पूरी एक बच्चा किसी ऐसे कंट्री में पैदा हुआ जहां 10 साल का होते ही उसको गुजारा भत्ता मिलना शुरू हो जाता है। सेम टाइम
सेम सब कुछ, सेम प्लानिटरी पोजीशन, वैसे ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि जगह बदल गई, बट फिर भी हम मान लेते हैं हाइपोथेटिकल एग्जांपल, और एक बच्चा भारत में पैदा हुआ किसी रिक्शा वाले के घर, अब दोनों का भविष्य अलग है जबकि ग्रह दोनों के सेम है, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि देश, काल और परिस्थिति, ये तीनों ज्योतिष में बहुत महत्वपूर्ण है। ज्योतिष टिका ही इन पर है, किस परिस्थिति में आप अपनी प्रेडिक्शन कर रहे हैं, किस देश में कर रहे हैं, किस काल में, किस समय में कर रहे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस बात पर मैं नहीं बस मैं तो इसी बात पे ऐड ऑन कर रहा था कि आपने कहा कि अगर इस परिस्थिति में चुनाव न हो, लेकिन इतना संक्षेप में आप ये जरूर कहेंगे कि बीजेपी स्ट्रॉन्ग फाइट देगी 100%। नहीं, मैं इस पे ये कोई भी आ रहा दो मत हूं ही कि नहीं है। जैसे आपने परिस्थिति की बात की, परिस्थितियां बदलने लगी वहाँ। अगर तो परिस्थिति SIR में बदलती लोग है, हाँ, भाग रहे हैं लोग, भाग रहे हैं। और वहाँ इस बार जो है मतलब अभी- मिनिस्ट्री की ओर से पैरामिलिट्री फोर्सेस लगाकर, अभी मैंने क्षमा चाहूंगा बीच में टोक रहा नहीं, हूं, कोई- मैंने ये कहा था कि नवंबर दिसंबर में मुझे कोई बहुत बड़ी हलचल दिख रही है भारत में, कि लोग इधर उधर भागेंगे। तो मुझे नहीं पता क्या होगा, क्यों, मुझे जब तक SIR का नाम भी नहीं था, ये बात लगभग अगस्त सितंबर की है, उससे भी पुरानी, बल्कि जब SIR था ही नहीं, तब SIR की चर्चा नहीं थी। तो मैंने कहा मुझे बड़ी भगदड़ दिखती है, तो लोगों ने कहा जी आप तो डरा रहे हो फिर से कहीं गृह युद्ध को। मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन बहुत बड़ी भगदड़ दिख रही है। वो मुझे भी अब समझ में आया कि वो भगदड़ क्यों दिख रही थी। अभी मैं देख रहा हूँ बंगाल से लोग भाग रहे हैं, नहीं बंगाल ही नहीं, और उत्तर मैंने प्रदेश कहा था से। बॉर्डर के आसपास भगदड़ उत्तर दिखती प्रदेश से है, भी लोग भाग रहे हैं। हर जगह से भाग रहे हैं। हाँ, क्योंकि वो बाबा ने भी कह दिया कि डिटेंशन सेंटर बनाओ भैया जगह अरे जगह। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं कल अपने ऑफिस से निकला तो बाहर, मेरे ऑफिस के बाहर 2 मैप बेचने वाले जो मैप बेचते हैं, उनको पुलिस वालों ने पकड़ा, बोले आधार कार्ड दिखाइए अपना। जब तक उन्होंने आधार कार्ड नहीं दिखाया, उन पुलिस वालों ने उन्हें जाने नहीं दिया, उन्होंने घर से आधार कार्ड मंगवाए, दोनों ने दिखाया, तब उनको कहा कि अब आप मैप बेच सकते हो वरना जाइए यहाँ से। ये चल रहा है और ये होना भी चाहिए। देश का हक केवल देश के व्यक्तियों के लिए, बाहरी व्यक्तियों का हमने ठेका नहीं ले रखा है भाई। हाँ, धर्मशाला नहीं है। ये धर्मशाला नहीं है, कोई हमारे देश का व्यक्ति हमारे देश का व्यक्ति है, भारतीय भारतीय है, बस उनके लिए हमारे संसाधन है, दूसरों के लिए नहीं है। तिवारी जी, अब आम लोगों की बात करते हैं, खास लोगों की तो बहुत हो गई, और जिनके लिए ये विशेष आयोजन है आज का, और जिस क्योंकि मामले में जिससे लाभ अंकित, मिले। जिस मामले में अंकित जी सटीक निशाना मारते हैं, एकदम उनका तीर एकदम लगता है मछली की आंख में। तो अंकित जी, एक बड़ा प्रश्न लोगों का रहता है, आम लोगों का, कि भैया हम पैसा बहुत कमाते हैं, बोले बहुत आता है जी, पैसे आने की कोई टेंशन नहीं है, टिकता नहीं है, रुकता नहीं है, पर्स खाली है, बोले कि जब जरूरत जेब में हाथ डालो पैसा ही नहीं है। अच्छा, अभी तो पर्स वैसे सबके खाली रहने लगे क्योंकि UPI का जमाना आ गया है। नहीं, UPI भी, बैंक अकाउंट भी खाली है ना, आया और चला गया। बिल्कुल, बोले कि वो कहाँ जा रहा है जी, मुझे भी पता नहीं। तो इसका कोई क्या जड़ है, इसके और उपाय क्या है कि जो पैसा आए तो लोगों के पास रुके, और मतलब उसमें निरंतरता रहे और निरंतरता भी रहे। बनी रहे, जरूर। क्योंकि वो आवक के जरूरी नहीं है, उसमें निरंतरता आवश्यक है। देखो, वैसे तो शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि माँ लक्ष्मी चंचला है और वो एक जगह पर टिकती नहीं है, तो हमेशा टिका रहे ऐसा तो बड़ा मुश्किल है, लक्ष्मी आती जाती रहती हैं। लेकिन मैं हमेशा से कहता हूँ कि अगर आप चाहते हो कि माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास आपके घर में हो जाए और माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे, तो सबसे पहले तो आप अपने कर्मों को सुधार लो। ठीक, भगवान की कृपा उसी पर होती है जिसके कर्म अच्छे होते हैं। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, मैं पता नहीं कितने हजारों कुंडलियां मैं देख चुका हूँ, रोज 2 4 6 10 कुंडली नहीं देखता हूँ, डेली का मेरा कार्य यही है। बहुत लोग मेरे पास आते हैं, मैंने कहा आप करते क्या हो, ठीक है, मैं किसी के बारे में चर्चा नहीं करूंगा। कुछ लोगों के कार्य ऐसे हैं जो बहुत अनैतिक हैं, कि मैं ये करता हूँ, अब वो कहते हैं मुझे इसमें सफलता कैसे मिलेगी, मैं कहता हूँ नहीं मिलेगी, मैं साफ मना कर देता हूँ, क्योंकि आपके कर्म बहुत बड़े जिम्मेदार हैं। दूसरी चीज, हम जो भी कार्य करते हैं उसमें से हम भगवान के प्रति उस कार्य को कितना समर्पित करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात कर लेता हूँ, मैं जब सुबह घर से निकलता हूँ तो मेरा नित्य कार्य है ये कि मैं 2 मिनट रुकूंगा, पहले पूजा पाठ हो जाती है, उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ, फिर निकलता हूँ। लेकिन मैं ब्रेकफास्ट करने के बाद भी जब मैं घर से निकलता हूँ, मैं 2 मिनट रुकूंगा और घर के मंदिर के सामने खड़ा होता हूँ। मेरे घर में ठाकुर जी भी विराजमान है, प्रभु श्री राम का बड़ा भव्य, कभी मेरे घर आएंगे आप तो प्रभु श्री राम का मेरे मंदिर के ऊपर बड़ा भव्य जो अयोध्या में प्रतिष्ठित है वही लगा हुआ है, बहुत बड़ा चित्र, मतलब करीब वो 4 फीट बाई 10 फीट ऐसे बहुत बड़ा लगा हुआ है। और क्योंकि प्रभु श्री राम मेरे आराध्य देव हैं, और जब मंदिर अभी ध्वजारोहण अभी हुआ है वहाँ, याद है आप, तो शायद मैं 3 घंटे लगातार रोता रहा था उसको देख करके कि मेरा सौभाग्य है कि मेरे जीते जी हो गया। तो मैं मंदिर के सामने खड़ा होता हूँ और मैं बोलता हूँ प्रभु मैं घर से जा रहा हूँ, आज का मेरा ये स्केड्यूल है, मुझे ये करना है, आप देख लेना, मैं जा रहा हूँ। क्या बात है। मैं शाम को घर वापस पहुँचता हूँ अपने, जितने भी बजे पहुँचूँ, कभी 6 बजे पहुँच जाता हूँ, कभी 10 भी बज जाते हैं मुझे।
मैं जब भी पहुंचू, ये मेरा पहला कार्य होता है, हाथ पैर धोए, कपड़े चेंज किए, जो मैं हमेशा करके उसके बाद मैं 2 मिनट खाना खाने से पहले मंदिर के सामने खड़ा होता हूँ कि प्रभु आज मेरे ये करना था, ये मैं कर पाया, ये नहीं कर पाया, अब आप देख लेना। धन्यवाद ज्ञापन। सर जिस दिन आपने समर्पित कर दिया ना प्रभु को, मैं गारंटी से कह रहा हूँ दुनिया आपके कदमों में होगी। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे सब हाथों भार में। तुम्हारे हाथों में। अब जीत तुम्हारे हाथों में, अब हार तुम्हारे हाथों में। ये तो बड़ा तो सूत्र है ये सर। इतनी छोटी चीज, हाँ, लेकिन प्रॉब्लम पता है कहाँ है कि हमें भरोसा नहीं है, हम समर्पण करने को तैयार ही नहीं है। लोगों के काम ना बने तो लोग भगवान बदल देते हैं। भाई साहब क्या बात कर रहे हैं आप? मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा, 4 दिन बजरंगबली के मंदिर जाएंगे, नौकरी न लगे तो अगली बार खाटू श्याम जी के जाना शुरू कर देंगे, फिर तीसरी बार कहीं और माँ कालका के दरबार पे मिलेंगे वो। क्यों? अरे वहां गए थे, वहां मजा नहीं आया, यहाँ आए तो नौकरी लगी। अरे भाई समझना है, वही है, अलग नहीं है। ये समझने का फेर है, कोई अलग नहीं है। सब आप एक किसी भी रूप में मान लो, वही शक्ति विद्यमान है, वही शिव है, वही विष्णु है और वही ब्रह्मा है, अलग नहीं है। शास्त्रों में तो साफ लिखा है, जब सृष्टि की रचना करनी है तो वही ब्रह्मा है, जब सृष्टि का पालन करना है तो वही विष्णु है, और जब सृष्टि का संहार करना है तो वही शिव है। ये केवल 3 रूप हैं, तीनों अलग अलग नहीं है। एकम ब्रह्मा द्वितीयम नास्ति। एग्जैक्टली, बहुत बड़ी बात आपने कह दी। नहीं और आप देखिए ना, हाँ। जैसे माँ लक्ष्मी है, बिल्कुल। ऐसे राधा रानी है, ऐसी राधा रानी है। जिनकी अभी स्तुति, राधा रानी की स्तुति स्वयं महादेव ने की। बिल्कुल। कल का मेरे पास एक केस आया, वो कनाडा में रहते हैं, तो बहुत पुराने क्लाइंट है मेरे वो। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा आप माँ लक्ष्मी की ना फ्राइडे को एक पूजा करनी शुरू करो, आरती करनी शुरू करो, ज़रूर किया करो। तो उन्होंने कहा हमारे घर में माँ लक्ष्मी तो विराजमान यहाँ नहीं है। अच्छा, वहाँ इजीली तस्वीर वगैरह नहीं मिल पाती, तो उन्होंने, मैंने कहा कौन विराजमान है, स्पेस भी कम होता है। तो उन्होंने कहा हमारे घर में राधा रानी विराजमान है। मैंने कहा बस वही साक्षात लक्ष्मी है, उन्हीं में माँ लक्ष्मी को देख लो। तो उन्होंने कहा ये फिर चलेगा? मैंने कहा 100% दौड़ेगा, आप करके देखो, और मैं गारंटी से कर रहा हूँ 1-2 महीने फिर फोन करेंगे और वो कहेंगे कि इफेक्ट आया है, निश्चित। तो आप उन्हीं में देख लो भाई सबको, कोई भगवान अलग नहीं है। दूसरा, चलो मैं महा उपाय भी बता रहा हूँ। महाउपाय हाँ, लक्ष्मी जी का। बिल्कुल, लक्ष्मी जी का। लक्ष्मी जी कहाँ रहती हैं? 2 बहन है, एक दरिद्रता, एक लक्ष्मी जी। जहाँ दरिद्रता रहती है वहाँ लक्ष्मी नहीं रहती, जहाँ लक्ष्मी रहती है वहाँ दरिद्रता नहीं रहती। आप भारत में 90% घरों में जाओ, उनके सोफे के नीचे गंदगी मिलेगी आपको, उनके बेड के नीचे झाड़ू नहीं लग पाती रोजाना, उनके कॉर्नर्स घर के साफ नहीं मिलेंगे। ये करना शुरू कर दो, माँ लक्ष्मी आ जाएंगी। बहुत छोटा उपाय बता रहा हूँ, 3 महीने करके देख लेना, आपके घर के बेड के नीचे डेली झाड़ू लगनी चाहिए। हाथ नहीं जाता भाई, एक झाड़ू में डंडा बांध लो, क्या फर्क पड़ना है? पोछा नहीं लगा सकते, झाड़ू तो लगा ही सकते हो। दूसरी चीज, घर की मुख्य महिला पहली झाड़ू अपने हाथ से लगाए। आप रखिए मेड अपने घर में, मैं तो चाहता हूं आप खूब मालामाल बने, आपके घर में 10-10 हाउस हेल्प हों, मुझे कोई दिक्कत नहीं उससे, लेकिन घर की पहली झाड़ू घर की मुख्य महिला को लगानी चाहिए। सुबह नहा धो करके स्नान करके पहला दीपक लगाना चाहिए घर में, उसके बाद दिन की शुरुआत करना शुरू कर दो। मैं दावे के साथ कह रहा हूं आपकी किस्मत पलट जाएगी, और आप पलटते हुए देखेंगे, आप खुद फील करेंगे कि आपकी किस्मत पलट रही है। आप खुद महसूस करेंगे कि आपका भाग्य बदलना शुरू हो गया। आप खुद महसूस करेंगे आपके घर में बड़ा स्थायित्व आना शुरू हो गया, लोगों के बीच में जो कलेश थे वो खत्म हो गए, प्रेम बढ़ना शुरू हो गया। लेकिन हमें प्रॉब्लम कहाँ है? हमें पाना सब कुछ है, करना कुछ नहीं। दिक्कत वहां है बस। तो भाई करना शुरू कर दो। दूसरी चीज, अगर पैसा नहीं टिक रहा तो कुंडली में, कुंडली की थोड़ी बात कर लेते हैं जो प्रमुख विषय है हमारा। उसमें कुंडली में आपका दूसरा भाव, आपका लगन, पहला भाव कुंडली का, आपका 5वां भाव, 9वां भाव, 10वां भाव, 11वां भाव, ये और इनके लॉर्ड की युति, ये बड़ी प्रमुख रूप से जिम्मेदार होती है। तो अगर ऐसा हो रहा है कि बहुत पैसा कमा रहे हैं फिर भी नहीं टिक रहा, किसी अच्छे ज्योतिष के पास जाओ जो आपको डराए ना, जो आपकी कुंडली को गाइड करे। हाँ, जो आपकी कुंडली को डिकोड कर सके, उससे का अच्छे से एनालिसिस कर सके, आप उसके पास जाइए और जाकर के अपनी कुंडली का एनालिसिस कराइए। मैं गारंटी से कह रहा हूं, अगर ज्योतिष अच्छा है तो आपको रास्ता मिल जाएगा और आपका जीवन बदल जाएगा, आराम से पैसा टिकना शुरू हो जाएगा। कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है, हजारों लाखों लोगों का जीवन ज्योतिष के माध्यम से बदला है। हाँ, ये सही बात है कि आपको उसके लिए परामर्श लेना पड़ेगा, ये डेफिनेट है। परामर्श और किसी भी अच्छे ज्योतिष के पास जाइए, परामर्श लेना पड़ेगा और परिश्रम करना पड़ेगा। अगर आप मेरे पास भी आ रहे हैं और आप ये सोच के आ रहे हैं कि बस अब तो अंकित जी सारा भाग्य बदल देंगे, तो भैया मेरे पास मत आना, क्षमा कीजिए, मत आना। मैं किसी का भाग्य नहीं बदल सकता, मैं आपको सिर्फ भाग्य बदलने का रास्ता बता सकता हूँ। बदलना आपको खुद ही पड़ेगा। अच्छा, अब कोई अगर ये कहता है कि ज्योतिष से भाग्य नहीं बदला जा सकता, तो मैं चैलेंज कर रहा हूँ, मेरे पास आओ, मैं दिखाऊंगा कैसे भाग्य बदलता है। दिक्कत पता है कहाँ है? ज्योतिष आती है नहीं लोगों को और ज्ञान बहुत बांटते हैं, प्रॉब्लम वहां है। मैं बहुत
आजकल बहुत ज्योतिषियों की बाढ़ आई हुई है सोशल मीडिया बहुत पर। सर, बहुत और बहुत नए नए ज्योतिष आ रहे हैं और मैं बहुत स्वागत करता हूँ, मैं बड़ा खुश होता हूँ क्योंकि इस विद्या को उन्होंने जीवित रखा है, बड़ा अच्छा विषय है। लेकिन मैं उन सबसे एक बात निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ के, आप आइए ज्योतिष में, स्वागत है, मैं आपको फूल मालाएं पहनाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे उसमें, लेकिन आप पहले उस पर रिसर्च कीजिए, ज्ञान पढ़िए, अर्जित कीजिए, अपने आप को उस काबिल बनाइए कि कोई आपके सामने टिक ना पाए, कोई आप पर क्वेश्चन ना कर पाए, तब आप आइए और तब आप ज्योतिष कीजिए। मैं स्वागत करने वाला पहला व्यक्ति हूँ आपका। नहीं, बिल्कुल। अब इसी पैसे से जुड़ा हुआ एक सवाल है जी। जो आम लोग, आपके पास भी बहुत लोग आते ही हैं। कर्ज एक बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी और देखिए उसके उपाय बताने वाले 100 तरीके के उपाय हैं जो लोग बता भी रहे हैं। आपके लिहाज से, क्योंकि सटीक उपाय जानूंगा, और इसको सटीक से ज्यादा एक शब्द और जो सही बैठता है वो है अचूक उपाय। अचूक उपाय है ना, वो क्या है? अच्छा, अगर आपको कर्ज ने बहुत घेर लिया, बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, एक होता है कर्ज एक ले लोन, लिया, फिर हाँ, +1 हो गया और Exactly, बढ़ता गया। उसी पर आ रहा था, एक चुकाने के लिए दूसरा ले लिया, दूसरा चुकाने के लिए तीसरा लोन ले लिया, ये बहुत चलता जा रहा है। हाँ। और अभी तो पहले इतना नहीं था, भी लोन का क्रेज बहुत बढ़ गया, क्योंकि अभी मिल लोगों रहा को- है। हाँ, मिल रहा है, फोन लेना है, EMI पे जाके ले आएंगे, सब कुछ सब मिल रहा है। मिल रहा है भाई, सब कुछ मिल रहा है। मतलब मैं कल एक वाटर डिस्पेंसर खरीदने गया 6,000 रुपए का, कह रहे सर EMI पे लेना है, मैंने कहा भाई क्षमा करो, इतनी छोटी चीज EMI पर क्यों खरीदूंगा मैं, ठीक है, तो ये क्यों हाल है। मनाऊं किस्त? हाँ, ये हाल है, कह रहे नहीं ले लो सर, उसमें डिस्काउंट है EMI पे, मैंने कहा नहीं, मतलब discount उपलब्ध नहीं। सब है, तो उपलब्ध अब सब इसका है। उपाय। तो इसका महा उपाय मैं बता देता हूँ, जिन भी लोगों को कर्जे की बहुत ज़्यादा समस्या है, उनको एक बहुत बड़ी चीज़ बता रहा हूँ मैं, और ये 2026 में कोई भी कर सकता है, किसी भी राशि का हो, किसी भी मूलांक का हो, किसी भी भाग्यांक का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सबके लिए उपाय है। आपको क्या करना है, किसी भी दिन महीने में एक ये निश्चित कर लो कि आपको वृद्धाश्रम जाना है, ओल्ड एज होम, और वहाँ खाना तो बहुत लोग खिलाने जाते हैं, दान भी बहुत लोग करते हैं, लेकिन वहाँ जाके उनके साथ कोई समय बिताने वाला नहीं है। वो बहुत आपस में ही वो बेचारे बड़े परेशान होते हैं वो लोग, और बड़े बड़े घरों के लोग भी वृद्धाश्रम में रहते हैं, मैं तो जाता हूँ, मुझे इसलिए पता है। आप जब वहाँ जाएंगे ना और उनकी थोड़ी सेवा करेंगे और उनके साथ समय बिताएंगे और उनके चेहरे पर जो मुस्कान होगी, और जब उनके कपकपाते झुर्रियों भरे हाथ आपके सर पर रखे जाएंगे ना, मैं गारंटी से कह रहा हूँ आपकी तकदीर बदल जाएगी। आप ये महीने में एक दिन करना शुरू कर देना, आपके कर्जे खत्म हो जाएंगे, माँ लक्ष्मी की ऐसी कृपा बरसेगी कि जो आपने सोचा नहीं होगा। पैसे कहाँ से आएंगे आप सोच नहीं पाओगे, आपका जो बिजनेस है वो ऐसे दौड़ेगा, आपको समझ नहीं आएगा क्या चमत्कार होगा। 2026 में अगर ये कर लिया, ये लाइन दे कर लो। हाँ। मैं कह रहा हूं छोड़िए 26, 25 और 27, जिस दिन आप ये पॉडकास्ट देख रहे हैं शुरू कर दीजिएगा, और महीने में कोई एक दिन निश्चित कर लो। आपके पास नहीं है पैसे हैं तो कुछ दान भी करो, हाँ? नहीं है तो जाओ उनकी सेवा करो, किसी के पैरों में दर्द है पैर दबा दो, उनका सर दबाओ, वो जो आशीर्वाद मिलेंगे वो खाली नहीं जाएंगे। जब दवाएं काम नहीं करती ना तिवारी जी, तब दुआएं काम आती बिल्कुल। हैं। और ये होता ही, और इसका ज्योतिष को मैं साइंस के हिसाब से बताता हूँ, ज्योतिष में इसका सीधा संबंध आपके सूर्य, गुरु, तमाम ग्रह, सारी चीजें सारे ग्रह उसमें बैलेंस हो गए सर। मैंने मंदिरों से ज्यादा दुआएं अस्पताल की दीवारों के बाहर होती हुई देखी हैं। बिल्कुल, क्या बात है। ये सच्चाई है, इसको समझना होगा हमें। तो जिसने कर लिया, मैं गारंटी से कह रहा हूं आपकी किस्मत में, आप कहते हैं ना जो भाग्य में लिखा मिटा नहीं सकते कोई, आपके भाग्य में लिखे हुए कष्ट भी मिट जाएंगे, तो कर्ज ऐसे समाप्त होगा, खत्म हो जाएगा। तो कर्ज खत्म हो गया। अब एक और समस्या है जो मतलब सांसारिक जीवन की समस्या है, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। नौकरी को लेकर बहुत लोग परेशान रहते हैं कि भैया एक मिलती है 6 महीने टिकती नहीं है, हाँ, पता ये चला बड़ा सवाल कंपनी में सुनकर। ताला लग गया, हाँ। बोले कि दूसरी जगह गए जी, तो वहां पता चले कि हम काम भी अच्छा कर रहे थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था, बहुत बढ़िया हो रहा था, वो एक नया बॉस आया, वो सब अपने लोग ले आया, हमें निकाल दिया। प्लस अलग-अलग तरह की इसी समस्या। नौकरी में इतने सारे शेड्स हैं। अंकित जी के पास तो लोग आते भी हैं। हाँ। छूटना, हाँ। लगना, अच्छी खासी चल रही हो, अलग हो जाना, और उसी नौकरी से स्ट्रेस आना कि काम भी आप कर रहे हो, हाँ, स्ट्रेस भी तनाव आपके ऊपर है। हाँ। स्टेबिलिटी इशू, इसका संबंध किस चीज से है, किस ग्रह से है, और इसका महाउपाय अंकित जी इसलिए क्योंकि लाखों लोग होंगे ऐसे, जो नौकरी कर, ज्यादा, इससे भी ज्यादा in fact। इससे भी तो वो ज्यादा। मतलब ये कि नौकरी उनकी ऐसा स्टेबल क्यों रहे। होता है? और क्योंकि आप इस बात से भी सहमत होंगे कि अधिकांश लोग जब जाते हैं कि, मैं किसी का नहीं कह रहा हूँ, सब बताने वाले हैं, ये शनि के नाम से डरा दिया जाता है, जबकि शनि ही, जितनी मेरी समझ है ज्योतिष की, शनि ही रोजगार के कर्म के दाता है। देवता अच्छा चलो मैं शनि पे चर्चा कर लेता हूँ। और ये सच्चाई है कि जो भी सबसे हम ज्यादा कार्य डरा है करते इसी ग्रह के नाम से आता है। बिल्कुल, जो भी हम कार्य करते जी। हैं, जो भी हमारे आजीविका का साधन है, जो भी हमारे कर्म है अपने जीवन को चलाने के लिए, वो सब शनि है। शनि हमारे कर्म प्रधान है। शनि को ज्योतिष में न्यायाधीश कहा गया है। ज्योतिष की माने तो सबसे स्लो जो
मूवमेंट है वो शनि की होती है ग्रहों के हिसाब से देखें ठीक। तो सबसे स्लो चलने वाले ग्रह हैं, लगभग 2.5 साल में जाकर के एक घर बदलते हैं, इसलिए उनकी 7.5 उड़ैया भी लगती है। ठीक है जी, तो शनि सबसे स्लो चलते हैं, लेकिन शनि कर्म फल दाता है। अच्छा, शनि के जो रिजल्ट हैं वो एकदम नहीं दिखते, वो थोड़ा टाइम लगता है दिखने में, लेकिन दिखते जरूर है, अच्छे दिखें या बुरे दिखें। तो अगर आपके जीवन में नौकरी को लेकर कोई भी समस्या आ रही है तो मैं गारंटी से कह रहा हूँ आपकी कुंडली में शनि खराब है। बिना कुंडली देखे समझ लो इस चीज को, मत दिखाओ किसी को कुंडली, शनि के उपाय कर लो, आपकी कुंडली में सब चीजें ठीक हो जाएंगी, आपकी स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाएगी। क्या उपाय? 2 ग्रह प्रमुख जिम्मेदार होते हैं, पहला शनि, दूसरा राहु स्टेबिलिटी के लिए, क्योंकि राहु बहुत जल्दी भ्रम पैदा करता है। राहु इल्यूजन है बहुत बड़ा, हाँ बिल्कुल, ठीक है, और राहु छाया ग्रह है, छाया ग्रह है और बहुत बड़ा भ्रम है। भ्रम और का राहु इतना बड़ा भ्रम है कि उसको समझना बड़ा मुश्किल है। मैं तो कहता हूँ, बहुत सारे ज्योतिषी कहते हैं, अभी मैं कुछ रील देख रहा था, एक ज्योतिषी उसमें महाशय बता रहे थे कि अब राहु आपसे डरेगा। तो मैं बड़ा हंसा उस रील को देख करके। कैसे डर गया? पता नहीं, उनका कोई उपाय था कि ये उपाय कर लेना तो राहु अब आपसे डरेगा। तो भाई मैं बहुत देर तक हंसता रहा वो रील देख करके, और फिर मैंने सोचा, मैंने कहा भाई ये वही राहु है जिसको एक क्षण के लिए भगवान विष्णु श्री हरि भी नहीं पहचान पाए थे। बिल्कुल, वो अमृत और उसने बांटते अमृत वक्त। चख लिया था, क्योंकि भ्रम था, क्योंकि भ्रम था। ठीक है, उसको स्वयं श्री हरि नहीं पहचान पाए और हमारी औकात है हम उसको पहचान लें। और वो डरे भी हमसे, वो डरे भी, कैसी बेवकूफी वाली बात है। ज्योतिष जो भी करते हैं क्षमा कीजिए, ठीक है, किसी का नाम नहीं लेना। नौकरी के उपाय पे तो नौकरी के उपाय पे आते हैं। अपना शनि अच्छा कर लो। शनि कौन है? हमारे अंडर में काम करने वाले लोग, हमसे नीचे वाली जीवन रेखा से नीचे जीवन यापन करने जरूरतमंद, वो सब शनि है जी। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, मेरे घर के पास में किसी का घर बन रहा था और वो जो लेबर वहाँ काम कर रही थी वो पानी मेरे घर पीने आती थी। क्यों? वो कहते थे सर ये अपने यहाँ पानी नहीं देते। आपको लगता है उनका शनि कभी सही हो सकता है? मैं गारंटी से कह रहा हूँ आने वाले 10 सालों में हालत देख लेना क्या होगी। बना लो महल, सही बात, बिल्कुल बहुत सही, रह नहीं पाओगे उसमें, मैं गारंटी। मैंने उसी दिन कह दिया था, वो जो मिस्त्री था वो मेरे यहाँ आता था, तो मैंने उसे उसी दिन कह दिया, मैंने कहा इस मकान में 10 साल से ज़्यादा नहीं रह पाएंगे, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, लिख लो, बनाओ महल। अरे हद होगी भाई। मतलब सबसे पहली चीज़ तो हमें ये समझनी है, हम अभी मॉल जाते हैं जी और हम वहाँ से कुछ भी सामान खरीदें, सर अगर 20 पैसे लिखा है ना वहाँ 199 20 पैसे, तो 20 पैसे भी आपको देने होते हैं। बिल्कुल, इनफैक्ट राउंड ऑफ करके वो उसको 200 कर देंगे। ठीक है, यही होता है, 80 पैसे एक्स्ट्रा ले लेंगे, कम नहीं लेंगे। लेकिन हम सब्जी वाले से सब्जी खरीदते तो हमें धनिया भी फ्री चाहिए। आलू 30 रुपए किलो तो भाई 28 लगा ले, वो 2 रुपए उससे जरूर बचाने। बस यही हमारे दुखों का असली कारण है। जिस दिन हमारे मन में सेवा भाव आ गया उस दिन हमारा शनि ठीक। जिस दिन हमने अपने से नीचे लोगों के, आपके अंडर में काम करने वाले लोगों के प्रति सम्मान रखना शुरू कर दिया, उनके प्रति घृणा की दृष्टि से देखना बंद कर दिया, उनको आदर सम्मान देना शुरू कर दिया, विश्वास कीजिए सर आपकी नौकरी में आने वाली समस्या खत्म हो जाएगी जीवन भर के लिए। मेरे घर पर जितने सब्जी बेचने वाले आते हैं, ये मैं अपना एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और बड़े बड़े बूढ़े आते हैं, जितने फल बेचने वाले आते हैं वो सारे मेरी बैल बजाते हैं आके, और सब देख, मैं कभी मॉल से सब्जी अब वो नहीं खरीदता, मैं हमेशा वहीं से खरीदता हूँ। ठीक है, और जितने आते हैं मेरा कभी मैं घर पे बहुत कम रहता हूँ, लेकिन कभी मेरे सामने आ जाते तो मेरा पता है उनसे क्या होता है। मैंने चाचा राम राम, जैसे भी जो भैया राम राम, और वो सब ऐसे ही राम राम करते हैं और इतने खुश होते हैं वो लोग। वो कहते हैं कोई भी आएगा, पानी पियोगे भैया, गर्मी है तो पानी पी लो, शरबत पी लो, ठंडा सर्दी है तो चाय पी लो। ये मेरा उनके प्रति रहता है और ये रहना चाहिए। आप विश्वास कीजिएगा वो लोग इतने खुश होते हैं कि वो कई बार, मतलब मैं पूछता हूँ भाई क्या रेट है, अरे दे दो, हालांकि उनको पता है कि पैसे पूरे मिलेंगे, बट ये भाव है और वो लोग इतने खुश होते हैं, उनका हक है। उनको कोई प्रॉब्लम आ जाए वो फोन कर देते हैं कि मुझे यहाँ ये आदमी परेशान कर रहा है। ये चीज हमें समझनी पड़ेगी। तो शनि को सुधारना है तो अपने ग्रहों को कर्मों से सुधारो। आप उन लोगों से, यदि आपने रिश्ते अच्छे कर लिए, उनको सताना बंद कर दिया, मान लिया आपकी पावर बहुत ऊंची हो गई, आप किसी बड़े पद पर हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप नीचे वालों को कुचल देंगे। बस ये अच्छा कर लो। अच्छा, शनि का महा उपाय क्या है वो भी बता देते हैं। शनि को प्रसन्न कैसे करना है जी। शनि को अगर आपको प्रसन्न करना है तो कर्म तो सुधारना ही है, साथ साथ आप हर शनिवार कच्चे दूध में 2 चुटकी काले तिल डालो, महादेव पर चढ़ाना शुरू कर दो, आपकी नौकरी में आ रही समस्या खत्म हो जाएगी। आप हर शनिवार किसी भी फिजिकली डिसेबल्ड व्यक्ति को भोजन खिलाना शुरू कर दो, आपकी नौकरी की समस्या खत्म हो जाएगी। आपको बहुत ज्यादा नौकरी में प्रॉब्लम है, आपके यहाँ कस्टमर नहीं आ रहे, आपका बिजनेस नहीं चल रहा, आपके पास पैसा नहीं टिक रहा, तीनों का महा उपाय बता देता हूं, बहुत बड़ा उपाय है। आप भैरव बाबा के मंदिर जाना शुरू कर दो शनिवार के दिन, और सरसों के तेल में बना हुआ घर का खाना, अगर मीठे पुए बना लो तो बहुत बढ़िया, वहां जाके जो लोग बैठे होते हैं उनको खिलाना शुरू कर दो। अच्छा,
इसका ये महा उपाय है। महा ये उपाय। आपने अगर ज्यादा नहीं, मुश्किल से मुश्किल अगर आपने 11 शनिवार भी कर लिया तो रिजल्ट आप देखेंगे। आप खुद महसूस करेंगे कि आपके जीवन में परिवर्तन आ रहे हैं। ये करना शुरू कर दो, बहुत बड़े उपाय हैं। चाहे नई नौकरी की तलाश हो, कुछ भी हो, कोई भी समस्या हो नौकरी की, छोड़िए नई पुरानी सब खत्म। इसी में ये जल्दी उपाय। से ऐड कर दीजिए, क्योंकि शनि और राहु दो ही महत्वपूर्ण राहु का महा उपाय। राहु को कौन कंट्रोल कर सकता है? राहु को कंट्रोल कर सकते हैं तो स्वयं महादेव, या तो महादेव फिर या भगवती या कलयुग में महादेव के अवतार कहे जाने वाले स्वयं रुद्र, हनुमान जी, रुद्र अवतार। अच्छा, कलयुग में अजर अमर है, माँ सीता का आशीर्वाद उन्हें है, ठीक है, माँ जानकी का आशीर्वाद है। तो मैं कहता हूँ अगर राहु बहुत परेशान कर रहा है और आपका अपना घर यदि है तो ये उपाय कर सकते हो। जिनका अपना घर नहीं है, चलो उनके लिए भी बता देते हैं। वो कैसे बनेगा, खुद का घर कैसे बनेगा? खुद का घर कैसे बनेगा उस पर भी आएंगे। अगर आपको राहु बहुत परेशान कर रहा है तो आप मंदिर में हनुमान जी को ध्वजा चढ़ाना शुरू कर दो। अच्छा, ज्यादा नहीं, आप 7 शनिवार या 7 मंगलवार चढ़ा देना। जैसे कई बार हम देखते हैं, आपने बिल्कुल सही बताया, हाँ। लोग मुझसे भी पूछते हैं कि ऑलरेडी ध्वजा इतनी लगी हुई हैं, तो फिर उसमें क्या उपाय होता है कि नहीं बांधने की जगह नहीं मिल रही है? मैं बता रहा हूँ, पहले तो वो हनुमान जी को ध्वजा आप अर्पित करो चरणों में उनके। चरणों में नहीं, अगर श्री राम लिखा है तो चरणों में नहीं रखना। फिर आप उसको हाथ में रख करके बस उनको समर्पित कर दो। अच्छा, समर्पित ठीक है जी? करें और हाँ। फिर कहीं लगा दें। बिल्कुल, उसको कहीं नहीं, पंडित जी से निवेदन इसलिए, कर लो। हाँ। पंडित जी से निवेदन करो कि अगर वो मंदिर के शिखर पर किसी शीर्ष तरह पर जाए। जा पाए। हाँ हाँ हाँ, अगर वो ध्वजा वहां लग गई तो आपको शीर्ष पर जाने से कोई रोक नहीं पाएगा। ये बात। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। ये करना शुरू कर दो। हालांकि आसान नहीं है, बड़ा मुश्किल कार्य है, लेकिन इसलिए अगर मैंने हो पूछा जाए आपसे, तो होता ये है। महा उपाय है। छोड़िए, आपको नहीं मिल रहा स्पेस, तो परिसर में लगा सकते हैं। अब सब लोग मंदिर जाएंगे, सब लोग यही करेंगे तो पंडित जी किस किस की ध्वजा शिखर पर लगाएंगे? वैसे तो रोज ध्वजा चेंज होती है, तो रोज लग सकती है एक नई, ठीक है, दिन में कई बार भी चेंज हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कुछ लोग नहीं करना चाहते, उनके लिए महा उपाय। जिनका अपना घर है ऑलरेडी, उनके लिए बता रहा हूँ, वो ध्वजा प्रभु को समर्पित करो। वहां सिंदूर रखा होता है जो भगवान को चढ़ता है, उससे वहां स्वास्तिक बना लो। उस पर स्वास्तिक बना के घर ले आओ। अपने घर की छत पर दक्षिण दिशा में, अपने घर की छत पर दक्षिण दिशा में वो ध्वजा थोड़ी ऊंचाई में लगा देना, इतनी ऊंची कि घर के बाकी पार्ट से ऊंची हो। हर पूर्णिमा के दिन वो ध्वजा आप उतारो, कहीं मिट्टी खोद के उसको दबा दो या बहते जल में जल प्रवाह कर दो और नई लगा दो। पूर्णिमा विश्वास के दिन करना करना है ये। हाँ, पूर्णिमा के दिन विश्वास और करना। लगानी कब है? उसी दिन लगा दो भैया, कोई अच्छा, दिक्कत नहीं। जिसने ये कर लिया, जब तक वो ध्वजा आपकी छत पर लहर रहा है, राहु हमारी छत भी है, हमारी छत हमारी कुंडली का 12वां भाव भी है। अगर कुंडली से देखें तो ये सब बहुत कैलकुलेटिव चीज उपाय बताता हूँ मैं उपाय केवल हवा में नहीं बताता, उसके पीछे साइंस होती है, कैलकुलेशंस होती है। जब तक वो ध्वजा आपकी छत पर लहर रहा है, अर्जुन के रथ पर भगवान श्री कृष्ण कौन थे? उनके सारथी। और हनुमान जी विराजमान थे किस रूप में? ध्वजा के रूप में। तो समझ लीजिए साक्षात हनुमान जी आपकी छत पर विराजमान हो जाएंगे। क्या राहु, क्या केतु, क्या शनि, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। दावे के साथ कह रहा हूं मैं। कर लो जिसको ये उपाय करना है, और 1 साल में किस्मत पलटेगी। आपके समस्त कष्ट खत्म हो जाएंगे, आपकी समस्त प्रॉब्लम, बड़ी से बड़ी बीमारी टल जाएगी, बड़ी से बड़ी परेशानी टल जाएगी, बड़ी से बड़ी विपदा टल जाएगी, बड़े से बड़ा कर्जा उतर जाएगा। वाह, और देखिए कितना सटीक उदाहरण दिया कि महाभारत में जब स्वयं भगवान कृष्ण जिस रथ पर सवार थे, उन्होंने अर्जुन से कहा कि पहले उतरिए भैया आप, सारथी बाद में उतरेगा आज जब युद्ध खत्म हो गया। तो बोले कि क्यों? अरे बोले प्रश्न मत पूछो, उतरो पहले। और फिर जब भगवान कृष्ण उतरे और उसके बाद उस रथ का क्या हाल हुआ, तो ये और उन्होंने बताया कि जब तक हनुमान जी विराजित थे तब तक पताका थी, तब तक पताका थी। और जब हनुमान जी चले गए तो कितने मतलब बाण जो कष्ट थे वो झेल रखे थे उसने, और वो सब उसमें अस्त्र आयुध जो था वो समाहित था, लेकिन वो ब्लास्ट नहीं हुआ। ये महाउपाय है भाई, महाउपाय। और एक और अंकित जी, हम चूंकि आम लोगों की बात कर रहे हैं, जो समस्याएं हैं आम लोगों की, घर हो गया, नौकरी लग गई, पैसा आ गया, सब कुछ आ गया, क्योंकि इतने उपाय आपने दे दिए, सब हो गया। अब इसके बाद शुरू हुआ जी कलेश घर में बहुत है। पैसा तो आ गया जी, घर भी मेरा अपना हो गया, लेकिन क्लेश बहुत है। पति पत्नी के बीच झगड़े चल रहे हैं, कलह हो रही है, सुख नहीं है, चैन नहीं है। क्या करना चाहिए? आपको जान करके बड़ी खुशी होगी जी कि मैं कई 100 प्लस डाइवोर्स बचा चुका हूँ। अच्छा काम है, अच्छा काम, जिनके बहुत कोर्ट में, मतलब जिनके कोर्ट में इससे केस बड़ा चल रहे थे, पुण्य क्या होगा फिर? जिनके कोर्ट में केस चल रहे थे, जी जी जी, उन्होंने केस वापस ले लिए और आज वो खुशी खुशी रह रहे हैं। मैंने कुछ नहीं किया, मेरी कोई औकात भी नहीं है, प्रभु कृपा से हुआ। मैं तो सिर्फ एक माध्यम बना, उनकी कुंडली का एनालिसिस, सही उपाय और साथ में गाइडेंस, काउंसलिंग बड़ी जरूरी होती है। इसमें काउंसलिंग का ही मामला हाँ, मैं तो काउंसलिंग करता हूँ, मेरे पास मैरिज काउंसलिंग के लिए लोग आते हैं जी, तो वो मैं बहुत समय से कर रहा हूँ। तो वो 2-3 चीज़ें हमने करी, और कई 100 लोग ऐसे हैं
कि जिनके कोर्ट से केस वापस लेकर के आज वो हंसी खुशी जीवन जी रहे हैं। क्या बात है। और ये संभव है अच्छा कार्य, बहुत अच्छा कार्य है। ठीक है। और मुझे लगता है कि प्रभु ने मुझे ये मौका अगर दिया तो मैं सौभाग्य समझता हूँ इसको निमित्त अपना। आपको बनाया है हाँ, इसका। बस मेरा निमित्त ही हूँ, उससे ज़्यादा मैं कुछ हूँ भी नहीं। तो अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा कलेश रहता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहती हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं, बिल्कुल नहीं बन रही, सबसे पहले तो कोशिश करो कि शादी जब करो तो कुंडली मिला के करो भाई। अच्छा, कुंडली मिलान में भी बड़ा खेल चल रहा है आजकल। आप जाइए, लोग खुद ही ज्योतिष बने बैठे हैं, लोग जाएंगे इंटरनेट पर देखेंगे, अच्छा भाई वाह 32 गुण में 34 गुण में, अरे वाह बहुत बढ़िया, आप तो फिर आते हैं 6 महीने बाद, गुरुजी अब डाइवोर्स लेना है, पट नहीं। मैं कहता हूँ भाई कुंडली, हाँ 34 गुण मिले थे गुरुजी। किसको देखो, इंटरनेट पर देख ली थी। तो फिर अब इंटरनेट से ही पूछो भाई क्या होना है। अभी मेरे से बहुत लोगों ने प्रश्न किया कि ज्योतिष में एआई आ रहा है, क्या एआई ज्योतिष का स्थान ले सकता है? मैंने कहा जीवन में नहीं ले पाएगा, क्योंकि ज्योतिष में कोई भी सिद्धांत सटीक है ही नहीं जो एक ही उस पर काम करे। बिल्कुल सही बात, ज्योतिष देश काल परिस्थिति पर निर्भर करता है, दशा अंतरदशा सैकड़ों गणनाएं हैं उसमें। सैकड़ों गणनाएं, और हर आपका राहु आपका राहु है, मेरा राहु मेरा राहु है, इनका राहु इनका राहु है, चाहे वो सेम ही क्यों ना कहाँ हो, बैठा है? उसके फल अलग होंगे। हाँ, तीनों का मान लिया मैंने दशम में है, हाँ। तीनों का मान लिया मैंने सेम राशि फिर में है, डिग्री आ गई। मैंने मान लिया हम तीनों की कुंडली सेम लगन की है, मैंने सब मान लिया, फिर भी उसके रिजल्ट अलग होंगे जो एआई कभी नहीं कर पाएगा, बहुत जो सही बात। ज्योतिष कर पाएगा। ये होता नहीं, है क्योंकि राहु नहीं वहाँ नहीं, बैठा ये है, बाकी ग्रह कहाँ है? अंकित भाई इसलिए सही भी कह रहे हैं कि मैंने खुद अध्ययन किया उस चीज का। नवम में राहु है तो खराब है, ऐसा थोड़ी कि भाग में राहु है तो खराब ही हो जाओगे नहीं आप। हो। नवम में राहु अच्छा भी होता है, नहीं होगा, बहुत सारी चीजें होती है। ये हाँ, डराने अलग-अलग वाली बात, predictions उसके डराने वो है। वाली बात बता रहा हूँ मैं कि जी, अब राहु उसी का, जिसका है उसका अपना है, ठीक है जी। तो ये हमें समझना बहुत जरूरी है। और कहाँ थे यार, मैं तो हाँ भूल कि गया। क्लेश जो होता है, हाँ, कलेश। घर के कलेश, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये समझना है कि एआई कभी ज्योतिष की जगह नहीं ले सकता। आप किसी अच्छे ज्योतिष के पास जाइए, कुंडली का मिलान कराइए। गुण मिलान कुंडली मिलान का एक बहुत छोटा पार्ट है। उसके अलावा कुंडली मिलान में भावों का मिलान बहुत प्रमुख होता है। अगर आपके भाव नहीं मिल रहे ना तो आपकी शादी नहीं टिकेगी। आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है दोनों बच्चों की। जब कुंडली मेरे पास आती है, मैं क्या देखता हूँ वो मैं बता देता हूँ। दोनों की अंडरस्टैंडिंग कैसी है, दोनों के बीच में इमोशनल कनेक्शन कैसा रहेगा, जो बहुत ज़रूरी है। दोनों का थॉट प्रोसेस एक सा है या नहीं है। उनके जो रिश्ता है उसकी जो अवधि है वो दीर्घकालिक या मतलब लॉन्गिटिविटी रिश्ते में दिखती है नहीं दिखती है। संतान सुख है या नहीं है, पैसे का सुख है या नहीं है, कहीं कोई ऐसी पीड़ा कुछ बहुत बड़ी बीमारी या कुछ दोनों के ग्रहों के कॉम्बिनेशन से तो नहीं बन रही है, वो देखना बड़ा प्रमुख हो जाता है। वो सब देख करके हम शादी के लिए हाँ करते हैं। अब चलो मान लिया आपने शादी कर ली, आप नहीं मिला पाए, अब आपको पता चला कुंडली मिलानी चाहिए और अब बहुत कलेश चल रहा है। तो अभी मैं बता रहा हूँ, किसी अच्छे ज्योतिष के पास चले जाओ, कुंडली दिखा लो, बहुत सारे उपाय हैं, बहुत सारी चीजें हैं। जैसे इसमें एक दोष होता है नाड़ी दोष, सुना होगा आपने कुंडली में। बिल्कुल। अच्छा, नाड़ी दोष को बड़ा इंपॉर्टेंट माना गया है। अष्टकूट मिलान में नाड़ी का मिलान सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा अंक 8 अंक नाड़ी को ही दिए जाते हैं। त्रिकूट को 7, उसके बाद 8 अंक नाड़ी को दिए जाते हैं। 3 नाड़ी ज्योतिष में होती हैं, एक तो अंत्य नाड़ी है, एक मध्य नाड़ी है और एक आदि नाड़ी है, ठीक है जी। 3 नाड़ी होती हैं ज्योतिष में। और नाड़ी कैसे डिसाइड होती हैं वो भी बता देता हूँ। आपके चंद्रमा की किस नक्षत्र में पोजीशन है उससे हम नाड़ी देखते हैं, उससे पता चलता है कि नाड़ी क्या कौन सी है, ठीक है। अब वहाँ प्रमुख रूप से आती है, मेरे पास कई केस आते हैं, गुरुजी नाड़ी नहीं मिल रही, तो शादी नहीं करनी चाहिए क्योंकि संतान सुख में दिक्कत आएगी, पति पत्नी के बीच में कलेश रहेगा, कहीं ना कहीं उनके जो रिश्ता है वो लॉन्गिटिविटी में नहीं होगा, बहुत लंबा नहीं चल पाएगा, हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा रह सकते हैं दोनों में से किसी एक को या दोनों को, ठीक है। तो मैं कहता हूँ भाई ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकती, उसमें भी हमें देखना है। कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ जो आपको कोई ज्योतिष नहीं बताएगा, शायद बहुत लोगों को तो पता भी नहीं होगा। नाड़ी दोष हमेशा नहीं लगता। अगर लड़की और लड़के का जन्म एक ही नक्षत्र में हुआ है तो नाड़ी दोष होने पर भी विवाह किया जा सकता है। अगर लड़की और लड़के के जन्म की राशि एक है तो नाड़ी दोष का परिहार हो जाता है, आप विवाह कर सकते हैं। ऐसी और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो पहले तो हमें इसलिए मैंने कहा ना एआई ये चीज नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखो, अच्छे से कुंडली दिखाओ, ज्योतिष आपको माध्यम है, बता देंगे कोई ना कोई उपाय। उसके बाद भी यदि रिश्ते में दिक्कत है, नहीं जा पा रहे किसी ज्योतिष के पास, तब ये उपाय कर लेना। क्या करना है, दोनों पति पत्नी एक समय की पूजा साथ शुरू कर दो भैया, बैठ के करना। जो लोग करना नहीं चाह रहे, प्रॉब्लम यहाँ है। मैं कहता हूँ नहीं मिलता रोज समय, हफ्ते में कोई एक दिन निकाल सकते हो जिस दिन दोनों मंदिर चले जाओ। अब लोग कहेंगे गुरुजी मंदिर क्यों जाएं, हम तो घर पे कर लेंगे। अब मंदिर में, अच्छा हमारे बुजुर्ग कहते कहते चले गए मंदिर जाओ बेटा मंदिर जाओ, हम समझ ही नहीं रहे, हम मंदिर की साइंस नहीं समझ रहे। ये एक घर है फॉर एग्जाम्पल जहाँ हम शूट कर रहे हैं, मान लो ये हमारा घर है, ये जो छत है ये टिकी है, किस पर टिकी है, वॉल पर और पिलर्स पर। अगर ये वॉल और पिलर अभी हट जाए तो छत कहाँ, हमारे सर पर, यानी इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कंटिन्यू हमारे सर पर पड़ रहा है। मंदिर में छत नहीं होती साहब,
मंदिर में दीवारें छतों का रूप लेती हैं और वहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स 0 होता है, इसलिए वहाँ की वाइब्रेशंस इतनी पॉजिटिव होती हैं, इसलिए हमारा कनेक्शन सीधा भगवान से जुड़ पाता है। ये बहुत बड़ी साइंस है, लोगों को साइंस नहीं पता। लोग कहते हैं मंदिर जाके क्या मिलेगा, घर में पूजा कर लूंगा। ये समझो भाई, तो हफ्ते में एक दिन, जिस दिन आपकी छुट्टी रहती हो उस दिन निकाल लो, नहीं हो सकता महीने में एक दिन कर लो भैया, कुछ तो कर लो और चले जाओ महादेव के मंदिर, भगवान माँ लक्ष्मी के मंदिर, हनुमान जी के मंदिर, जहां जा सकते हो, जो आपके लिए कन्वीनियंट है करना शुरू कर दो। एक दिन दोनों पति पत्नी साथ बैठ करके मंदिर में पूजा करना शुरू कर देना, मैं गारंटी से कह रहा हूं आपके बिगड़ते हुए रिश्ते सुधर जाएंगे। हफ्ते में एक दिन शुक्रवार के दिन दोनों पति पत्नी साथ में मिलकर के अपने घर के मंदिर में लगा लेना, अगर हफ्ते मंदिर ना भी जा पाओ, क्योंकि फ्राइडे वर्किंग डे होता है, ज्यादातर लोग नहीं जा पाते। माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाना शुरू कर दो, मीठी खीर, उसमें चीनी की जगह मिश्री डाल लेना, चीनी मत डालना, चावल की दूध की बना सकते हो खीर, उसका भोग माँ लक्ष्मी को लगाना शुरू कर दो। विश्वास कीजिए, जैसे जैसे आप खीर खिलाते जाएंगे माँ लक्ष्मी को, वैसे वैसे आपके रिश्ते मधुर होते चले जाएंगे, मिठास आती चली जाएगी। ये बहुत बड़ा उपाय है। अपने घर की छत को साफ रखना शुरू कर दो। मैंने बहुत घरों में देखा है भैया, पूरा घर बहुत अच्छा, कभी उनकी छत पर वास्तु विजिट के लिए मैं जाता हूँ, जब हम छत पर चढ़ते हैं तो माथा ठनक जाता है, पूरा घर तो इतना सुसज्जित था, छत तो कबाड़े से भरी पड़ी है भाई। मैं कहता हूँ गत्ते ये सब, अरे गुरुजी गत्ते बेच नहीं पाए, बहुत सारा अभी बेचेंगे, कबाड़ा हुआ है। अरे भाई आपकी घर की छत राहु है, आपकी कुंडली का 12वां भाव है, आपका मोक्ष है, उसको साफ रखना शुरू कर दो। जिसके घर की छत पर गंदगी रहेगी उसके रिश्ते नहीं टिकेंगे। जिसके घर की छत पर उल्टा सीधा कबाड़ा, इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब ये सब पड़ा होगा, उनके रिश्ते नहीं टिकेंगे, उसको साफ रखना शुरू कर दो, ये करना शुरू कर दो। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं बताता हूँ, स्वर विज्ञान की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये आपने सुना भी होगा, 2 नोस्ट्रल होते हैं हमारे, कोई एक समय पे चालू होता है, या तो लेफ्ट या राइट। राइट वाले को हम सूर्य नाड़ी बोलते हैं, लेफ्ट वाले को हम चंद्र नाड़ी बोलते हैं। जब हम सुबह उठते हैं ऐसे देख लो, कोई एक ज्यादा चल रहा होता है, कोई एक कम चल रहा होता है, बिल्कुल सही, ठीक है जी। अच्छा, सूर्य नाड़ी मतलब अग्नि, मतलब तेज, मतलब गुस्सा, मतलब एग्रेशन। चंद्र नाड़ी मतलब शीतलता, सौम्यता, ठंडक। तो अपनी पत्नी को अपने लेफ्ट हैंड पे सुलाना शुरू कर दो, राइट हैंड पे मत सुलाना, लड़ाई झगड़े कम हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। और ये बहुत साइंटिफिकली मैंने बताया, बिल्कुल बिल्कुल, इसके 100, क्योंकि जब चंद्र नाड़ी चल रही है तो चंद्र नाड़ी की तरफ अगर वो रहेंगी तो शीतलता रहेगी रिश्तों में, वहीं आपके राइट हैंड की तरफ सूर्य नाड़ी की तरफ अगर वो सोएंगी तो रिश्तों में आक्रामकता बढ़ेगी। ये बहुत छोटा सा उपाय है, अगर आप राइट में सुलाते हो अपनी धर्मपत्नी जी को तो लेफ्ट में सुलाना शुरू कर दो, देखो आपके रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। क्या बात है। देखिए, यही अंकित जी की जो है विशेषता है, सहज सरलता, सहज सरलता। और जो मतलब करते ही आप भाई थोड़ा स्थान परिवर्तन कर दीजिए, या जो पूजा करते हैं तो साथ में करना शुरू कर दीजिए, तो ये होगा। और लेकिन आजकल अंकित जी समस्या ये है कि कहते हैं कि कुंडली मिलाने की क्या जरूरत है, मन मिल गया बहुत है। मन मिल गया जी, अब वो तो दिक्कत पता है क्या है, मैं आपको टोक रहा हूँ, मन बड़ा चंचल है। मन आज तो मिल रहा है, कल या परसों मिले ना मिले भरोसा नहीं है, लेकिन कुंडली अगर मिल गई तो हमेशा मिली रहेगी। ये डिफरेंस है, क्योंकि वैचारिक तौर पर सामंजस्य रहेगा, बिल्कुल सामंजस्य रहेगा। हाँ, ये बात रही जी। अब एक और समस्या आते हैं कि ये भी आपने दुरुस्त कर दिया, परिवार भी सब हो गया, अब घर परिवार, पैसा, सुख संपत्ति सब आ गई, घर के लोग तो बैलेंस हो गए, बाहर के लोग जो फिर जब आपके पास सब आ जाता है ना, तो शत्रु आपके बहुत बढ़ जाते हैं, पड़ोसी चलना शुरू कर देते हैं। शत्रु बढ़ते हैं तो फिर आपके खिलाफ साजिशें होने लगती है, तो कोर्ट केसेस ये सब चालू हो जाता है। तो इसके लिए अगर कोई परेशान है बहुत, जैसे कोर्ट केस बहुत चल रहे हैं, उसके चक्कर लग रहे हैं कि भैया यार ये तो बेवजह का है, हम तो किसी का कुछ या मान बिगाड़ लीजिए किसी की ईर्ष्या भरी दृष्टि है, नेगेटिव वाइब्रेशन, हाँ, वो नकारात्मक दृष्टि हो जाती है। क्या उपाय है इसका? अच्छा, शत्रुओं से याद आया या पड़ोसियों से याद आया कि भारत की जो कुंडली है जी, उसमें तीसरे भाव में पंच महापुरुष योग बना हुआ है। अच्छा, और तीसरे भाव से हम पड़ोसियों को भी देखते हैं, और ये जग जाहिर है कि भारत को पड़ोसी कैसे मिले, हमारे पड़ोसी तो माशाअल्लाह है। तो तीसरा भाव कुंडली का बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और भी चीजें देखनी पड़ती हैं, खैर वो छोड़िए, वो आप आम आदमी नहीं समझ पाएगा, टेक्निकल चीजें हो जाएंगी, आम आदमी की बात करते हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा लग रहा है कि आपके कोर्ट कचहरी के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, इनफैक्ट कई केस तो मेरे पास ऐसे आते हैं कि वो कहते हैं गुरुजी जब से मैंने होश संभाला 18 साल की उम्र से, तब से मैं केस लड़ रहा हूँ और पूरा जीवन निकल गया लोगों का, लेकिन केस खत्म नहीं हो रहे, कोर्ट ही जा रहे हैं, जो कमाते हैं सब उसी में चला जाता है, महीने की 2-2, 4-4, 6-6 हियरिंग उनकी होती हैं। तो ऐसे बहुत लोग हैं मेरे पास, बहुत सारा डेटा है। तो उन लोगों के लिए मैं विशेष उपाय बताता हूँ, जिन जिन लोगों को कोर्ट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। एक ही हथियार है उसके लिए, महा हथियार, जो मैं बताने जा रहा हूँ। किसी भी हनुमान जी के मंदिर शुक्ल पक्ष के मंगलवार को चले जाना भैया। कब जाना है? शुक्ल पक्ष के। शुक्ल पक्ष कब होता है? जब उजाला पक्ष, चांदनी रात होती है, जो आदमी ना समझ पाए उनके लिए बता रहे थे। उसमें जो मंगलवार पड़े उसको आप हनुमान जी के मंदिर चले जाओ। ठीक, एक गदा खरीद लेना मार्केट से,
ये लेकिन गदा प्लास्टिक की ना हो, मेटल की हो, धातु की होनी चाहिए। धातु की हो, पीतल की हो। पीतल की आराम से मिलती है मार्केट में, और ज़्यादा बड़ी नहीं, छोटी ले लो, 100 200 300 400 रुपए की आ जाती है, जैसी आपकी श्रद्धा है। बड़ी लेना चाहो बड़ी ले सकते हो, आपका अपना बजट है। किसी ऐसे मंदिर में जहां हनुमान जी की तस्वीर या हनुमान जी विराजमान हो, लेकिन वहां गदा ना हो। अच्छा, ऐसे बहुत मंदिर मिल जाएंगे आपको, बिल्कुल, ढूंढोगे बहुत है, तो। हाँ। हाँ, आप वहां वो गदा चढ़ा देना, ठीक है, और वहां बैठ के 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना, कहना प्रभु अब बहुत झेल लिया, अब मेरे से नहीं हो रहा, अब आपको समर्पित है। सही बात है। छोड़ा ना उनके चरणों में। मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं इस उपाय को बताते हुए, क्योंकि इस उपाय ने अभी रिसेंट में 2 लोगों का जीवन बदल दिया। जीवन बदल दिया 2 लोगों का। एक उनमें से ऑस्ट्रेलिया से था और एक इंडिया से था, जी और वो दोनों बरी हो गए, और बहुत बड़े केस थे, और दोनों फर्जी केस थे उन दोनों का, जेन्युइन नहीं थे, फर्जी केस में फंसाया गया था, और वो दोनों इस उपाय से बरी हो गए। ठीक है, तो मुझे बड़ा मतलब मेरे दिल को ये इसलिए तो उपाय- कहा जाता ना कि जब दुर्गम का जगत के जेते और सुगम अनुग्रह तुमरे। तुम रहते थे, तुम जितना कठिन काम अगर होगा वो उसको हनुमान जी ही सरलता से करेंगे। हनुमान जी करवा हाँ। पाए। सब सुख लहें तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू काहू को को डरना। डरना। डरना ही नहीं है। ये चढ़ाया ना, वहाँ 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना, और वहीं नाक रगड़ लेना कि प्रभु मेरे से नहीं झेला जा रहा, अब तुम देख लो। मैं गारंटी से कह रहा हूँ, जब उनके हाथ में गदा आ गई तो वो अपने आप जिसको देखना है, प्रहार हो जाएगा। हो जाएगा। सरेंडर हो गया ना। आपके दुश्मन पर प्रहार हो, लेकिन सरेंडर होना है, भाव का सारा खेल है। अभी एक किसी ने मेरे से पूछा कि गुरुजी उपाय तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन उपायों के रिजल्ट नहीं आते। हाँ, उसके ये लिए मैं भी आप पूछने क्या वाला करें? था। अच्छा, आप भी पूछने वाले थे, चलो ये उसका अगला सवाल मेरा यही था, पता नहीं मतलब अब ज्योतिष यही है ना पता सर। चल गया। सर मेरा ये कार्य, अगला सवाल मैं मेरा पूछने कार्य वाला है गणना करना और पढ़ना लोगों के मन को, तो वो मैंने पढ़ लिया। प्रश्न कुंडली की भी महारती हैं। उपाय क्यों नहीं काम करते, उस पर हम बात करते हैं। उपाय में सारा खेल क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि आप एक काम कीजिए तिवारी जी, आप जाइए और चींटियों को थोड़ा सा भुना हुआ आटा डाल दीजिए। आपको मैंने बोला, मैंने कहा भाई साहब सुनील जी आप जाइए और आप मछलियों को आटे की छोटी छोटी गोली बना के खिलाना शुरू कर दो, ठीक है, या आप कुत्ते को खाना खिलाना शुरू गाय कर को आलू दो, खिला या दो। गरीबों को गाय को आलू, कुछ भी, ठीक हाँ, है। ठीक है। उसमें सारा खेल भाव का है। उपाय केवल इसलिए नहीं कि आपने उपाय करने हैं, उपाय में सारा खेल भाव का है। अगर आपका भाव सच्चा नहीं है तो आपके ऊपर उपाय काम नहीं करेंगे। अगर आपका भाव सच्चा है तब ही उपाय काम करते हैं। भगवान हमारे भाव के भूखे हैं। भगवान को नहीं चाहिए आपका ड्रामा, भगवान को नहीं चाहिए आपका आडंबर, भगवान को नहीं चाहिए आपकी फालतू की नौटंकियां। सर भगवान जरूरी नहीं आपके लाख रुपए करोड़ रुपए चढ़ाने से या छत्र चढ़ाने से खुश होंगे। भगवान को 2 आंसू चढ़ाए ना, उससे ज्यादा खुश हो जाएंगे। बहुत बड़ी बात है। मैं गारंटी से कह रहा हूं। लेकिन आपका भाव उतना हो ना कि आपके आंसू आए वहां। निकलने चाहिए। हाँ। क्योंकि आपका भाव तो है ही वो नहीं, भाव से ही आते हैं। वो भाव से आते हैं। मुझे पता है, मैं बालाजी जाता हूँ, मेहंदीपुर बालाजी, मैं जितनी देर वहां खड़ा होता हूँ मैं रोता रहता हूँ, मेरे आंसू नहीं रुकते, पता नहीं क्यों नहीं रुकते। मैंने कई बार कोशिश करी, मैं सोच करके गया हूं कि इस बार मैं वहां नहीं रहूंगा। प्रभु ने खूब मौज कर रखी है, भगवान ने, मैं क्यों रहूं, लेकिन मैं नहीं रोक पाता खुद को। मैं खाटू श्याम जी जाता हूं, मैं कंटिन्यू रोता हूं, मेरी आंखें सूज जाती हैं। अभी लास्ट टाइम मैं खाटू श्याम जी गया और उसके बाद 2 घंटे बाद मेरा एक वीडियो कॉल का अपॉइंटमेंट था, तो मैं वहीं होटल से ले रहा था। हाँ हाँ। तो उन्होंने कहा गुरुजी आपकी आंखें बहुत सूजी हुई हैं, आप सोए नहीं हो। तो मैंने कहा हाँ मैं सोया नहीं हूँ। क्या बताता मैं उनको, वो मेरा भाव है अपना। हाँ, वो अपनी चीज तो है। मैंने कहा हाँ मैं सोया नहीं हूँ 2 रात से, और मैं खाटू श्याम जी आया हूँ दर्शन के लिए, इसलिए सो भी नहीं। और वास्तविकता है कि गाड़ी में सो भी नहीं पाता इंसान, एक रात पूरा पहुंचने में लग जाता है 7-8 घंटे दिल्ली से, तो मैं नहीं सो पाया अच्छे से, वो भी एक वास्तविकता थी। तो मैं कंटिन्यू रोता रहता हूँ, पता नहीं क्यों, मुझे आज तक समझ नहीं आई ये चीज़। ये कनेक्शन की बात तो होती ये है कि भाव है। ये जिस बड़ा- दिन वो भाव आपके अंदर आ गया उस दिन सारे उपाय काम करेंगे। विश्वास कीजिए, अगर भाव सच्चा है तो केवल प्रभु का नाम लेने से संकट कट जाएंगे। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतना ही पारा। कलयुग में कोई ड्रामे की जरूरत नहीं है, कोई आडंबर की जरूरत नहीं है, कोई दिखावे की जरूरत नहीं है, कोई फालतू नौटंकियों की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो सिर्फ आपके भाव की और भगवान के नाम की। इसलिए मैं कहता हूं राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तैतुल्यम राम नाम वरानने। सही बात ये भाई। बहुत बड़ी चीज है, ये करना शुरू कर दो। ये 2 लाइनें भी जिसने बोलनी, छोड़ो सारे उपाय, छोड़ देना, कुछ मत करना, दर्शकों से कह रहा हूं। ये 2 लाइनें, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तैतुल्यम राम नाम वरानने, ये दिन में जितना कर सकते हो कर लो। 1 महीने में अगर किस्मत को बदलता ना देखो तो मैं दावे करके जा रहा हूं यहां, 1 महीने में किस्मत में बदलाव आते हुए आप देखेंगे। आपके भाग्य में जो कष्ट है उनको मिटता हुआ आप देखेंगे। केवल ये 2 लाइनें करना शुरू कर दो, छोड़ दो। अरे न्यौछावर करना सीखो ना प्रभु पर, सही बात है। छोड़ दो। प्रभु तेरा है, तू जाने, मेरे को क्या मतलब है, मेरा है ही नहीं कुछ। नहीं, ये इस बात से मैं अंकित जी की बताऊंगा कि मुझे किस्सा याद आ गया।
मैं श्री राम मेरे आराध्य हैं और मैं मेरे भी बहुत- आराध्य देव जी, हैं प्रभु श्री मैं राम। उनको मतलब राम जन्मोत्सव प्रत्येक वर्ष हमारे घर पे होता है, तो मैं इस जन्माष्टमी सर का आपको क्या किस्सा बात है, वो मेरे घर पे भी जी, होता है। मैं जब किस्सा से सुना हाँ जी, मैं वो किस्सा सुनाते हैं क्योंकि वो हमारे परिवार के सदस्य हैं। जी जी हम ऐसा मानते हैं तो भाई सबका जन्मदिन मनाते तो उनका भी तो मनाएंगे हम। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने उनका अभिषेक हुआ और उसके बाद उनका श्रृंगार किया, उनको वस्त्र आदि पहनाए क्योंकि मैं अपने हाथ से करता हूँ। और उसके बाद जब सारा श्रृंगार उनका हो गया जी तो मैं उनको एकटक देखने लगा और पता नहीं जब मैं देखने लगा मेरे आंसू निकल आए, मतलब कोई मैं वो आंसू निकल आए उनको देखते ही मेरे। और मतलब मुझे नहीं पता चला कि मेरे क्यों आंसू निकल आए, मैं वही उनको बात देख है। रहा हूँ और मेरे आंसू निकल आए। तो मुझे लगा फिर उस दिन कि आज की मेरी सेवा सफल हो गई, आज की सेवा आज मेरे भगवान ने आंसू स्वीकार निकल किया। आए। हाँ, स्वीकार वाली बात है ना। मेरी सेवा सफल हो गई आज की। तो ये जो आपने कहा तो मैं बिल्कुल कनेक्ट करता हूँ इससे, समर्पण। अगर आपने ईश्वर को अपने आप को भाव के समर्पित साथ कर दिया तो फिर तो चीजें- वो आपको कोई काम वो रोक नहीं कनेक्शन सकता। वाली बात हो जाती है। अब चूंकि बहुत जिस- स- स- हाँ, सारे बहुत सवाल समय, बहुत बहुत सवाल हो लंबा गए होगा, हैं। बहुत- हाँ। बस मैं संक्षिप्त में एक दो सवाल, क्योंकि मैं उसमें चाहूंगा भी कि आप उत्तर भी बड़ा संक्षेप में दें। इन दिनों बड़ा ज्योतिष में शुक्र की बात होती है कि शुक्र चमक जाएगा, लग्जरी आएगी। मैं वो तमाम गहराई पे नहीं जा रहा हूँ, ना मैं इत्र की बात कर रहा हूँ ना कुछ। हाँ। अगर शुक्र है, जी इसको चमकाना है, जी। लग्जरी चाहिए, तो आपके हिसाब से महाउपाय क्या है? पहला सवाल। जी। सेकंड सवाल, जो 2026 हो या कोई भी वर्ष हो, आपके जो ज्ञान सार है अंकित त्यागी जी का, उपाय तो हर चीज के अलग अलग हैं, बिल्कुल। लेकिन उन उपायों में से एक होता है उपाय ऐसा जो सब महाउपाय या सर्वजन पे लागू हो जाए, वो उपाय जो कभी फेल नहीं जाता। मेरी लाइन ये है। क्या बात है, बहुत बड़ी चीज आपने पूछ ली। तो उसका बड़ा सरल और बड़ा सटीक उपाय मैं बता रहा हूँ, ये कभी फेल नहीं होगा, हुआ भी नहीं है आज तक। हाँ, यही मैं जानना चाह रहा था। अभी 2026 शुरू होने वाला है। जिस दिन आप ये पॉडकास्ट देख लो, 25 में, 26 में, 27 में, 28 में, 29 में, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ। जिस दिन देख लो उस दिन ये उपाय कर देना। उसके बाद जो भी नेक्स्ट पहला सोमवार पड़े, कहीं से शुद्ध चंदन की लकड़ी अगर आपको मिल जाए, आराम से मिल जाएगी। मिल जाती है, मिल सर जाती ढूंढो तो भगवान मिल जाते हैं। अब लोग कमेंट करेंगे शुद्ध चंदन कहाँ से लाएं, मिल हाँ, जाता है। इसलिए मैंने बहुत बड़ी चीज नहीं है, आराम से मिलता है, मार्केट में भी मिल जाता है, थोड़ा महंगा मिलेगा, मिल जाता है। भगवान शिव के मंदिर में चंदन रखा होता है जिसको घिस करके लोग भगवान पर लेप करते हैं। हाँ, लेप होता है। अगर वो घिसने वाली चीज है वहां जिस पर घिसते हैं तो वो भी अच्छी बात है, नहीं है तो वो भी चढ़ा देना। किसी शिव जी के मंदिर में वो रखा हो जहां वो ना रखा हो, एक बार आप चढ़ाया ना, बाकी वहां छोड़ आना। विश्वास कीजिए, जब जब वो चंदन भगवान पर लगेगा तब तब आपके पाप कटते हैं, चाहे कोई लगाए। कोई भी लगाए। क्या बात है। ये महा उपाय है, ये ऐसा उपाय है जिसको फेल करने वाला दुनिया में कोई है। महादेव से ऊपर कुछ नहीं है, देवादिदेव महादेव हैं, देवताओं के भी देव हैं वो, ठीक है, उनसे ऊपर कुछ नहीं है, और वो बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं। राक्षस, उनको पता था जब रावण वरदान मांगता था या जितने भी असुरों ने वरदान उनसे मांगे, क्या भगवान को नहीं पता था कि ये इसका जो इस्तेमाल है वो दुनिया के खिलाफ करेंगे, गलत उनको पता था। लेकिन चूंकि वो महादेव है, भोलेनाथ। वो भोलेनाथ, उसी पर आ रहा था मैं, वो भोलेनाथ है। अच्छा, उनको प्रसन्न हो गए तो उनका तो कार्य है कि आपने कहा प्रभु ये चाहिए, तथास्तु। तो मैं तो कह रहा हूँ जब सब कुछ खत्म हो जाए तो उनको मना लेना, ये महा उपाय कर लेना, आपका जीवन पलट जाएगा। वो कब तथास्तु कह दें आपको पता भी नहीं चलेगा। बस अब शुक्र का बचा है उपाय। और एक सवाल और जो बहुत मतलब मेरे से किसी ने मैं पूछा, टोक रहा हूँ आपको, शुक्र की बात कर रहा हूँ, 1 मिनट दीजिएगा मुझे। बस हाँ, आपने शुक्र की बात करी, आजकल मैं बड़ा देख रहा हूँ, इत्र लगा लो शुक्र हो जाएगा, हथेली पर इत्र घिस लो शुक्र अच्छा हो जाएगा। अरे भाई, मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, अगर आपने शुक्र अच्छा कर भी लिया, पहली चीज तो शुक्र को अच्छा करना इतना आसान नहीं जितना आप समझ रहे हो। ठीक है। शुक्र क्या है हमें वो समझना होगा। शुक्र हमारी पत्नी है, शुक्र हमारे जो रिलेशन है वो है, ठीक है, उनको अच्छा करो तब शुक्र अच्छा होगा, चाहे वो मित्र भी हो। चाहे वो मित्र भी हो, ठीक है जी। हालांकि वो मित्र वाले अलग मैटर हो जाता है, स्पेशली जो आपके रिलेशन, आपकी पत्नी, आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती हैं, वो सब शुक्र है, ठीक है जी। ठीक है। वाइसा वर्सा आपके पार्टनर, पत्नियों के लिए उनके जो हस्बैंड है वो भी शुक्रिया है, ठीक है जी। तो आपके पार्टनर से अपने रिश्ते अच्छा करना शुरू कर दो। आप इत्र लगा के घर से बाहर निकल रहे हैं, हाथ पर 2 और 6 लिख रहे हैं, जाके घर बदतमीजी कर रहे हैं अपनी वाइफ से, तो जिंदगी में आपका शुक्र अच्छा नहीं होगा। उनके साथ आप आदर सम्मान से पेश नहीं आ रहे, जीवन में आपका शुक्र अच्छा नहीं होगा। मान लो आपने शुक्र अच्छा कर लिया, आपके पास पैसा आ भी गया और आपका बुध और बृहस्पति खराब है, तो आप उस पैसे का इस्तेमाल कर पाएंगे बिना बुद्धि और बिना ज्ञान के। तो मैं हमेशा कहता हूं कि बुद्ध को अच्छा कर लो सबसे पहले, ताकि आपकी वाणी अच्छी हो जाए, आपका बुद्धि अच्छी हो जाए। फिर बृहस्पति को अच्छा कर लो ताकि ज्ञान आ जाए। जब बुद्धि और ज्ञान मिल जाएंगे तो शुक्र अपने आप अच्छा हो जाएगा, पैसा अपने आप आ जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि कैसे फिर भी कोई एक आध चीज अगर फिर भी शुक्र को अच्छा करना है तो मैं उसके लिए बड़ा महा उपाय बता रहा हूं। क्योंकि मैं थोड़ा सा नई चीज दर्शकों को देना चाहता हूँ। कोई बात नहीं, मैं महा उपाय बता दे रहा हूँ। अगर शुक्र अच्छा करना है, आप कोई भी खाने की सफेद चीज, अच्छा कोई भी जो आपका मन करे, छोड़ो, अगर ज्यादा कंफ्यूजन नहीं पड़ना तो दूध ले लेना, कहीं भी मिल जाएगा। वो दूध गरीब कन्याओं में
शुक्रवार के दिन जो छोटी छोटी कन्याएं हैं 9 वर्ष से कम उम्र की, शर्त ये गरीब कन्याएं हैं, उनको आप वो दूध के पैकेट दान करना शुरू कर दो। ज्यादा लंबे समय भी नहीं, 4-6 दिन महीने। कौन सा होगा वो? शनिवार? शुक्रवार होगा। हाँ, और कोशिश करना शुक्र के होरा में करोगे तो और अच्छा। शुक्रवार के दिन पहला होरा शुक्र का ही होगा, डेफिनेट सी बात है, तो पहले होरा में ही करना है, ठीक है। अगर उस समय आपने कर लिया, विश्वास कीजिए कि शुक्र इतना अच्छा हो जाएगा कि आपको लग्जरी भी हो जाएगी, आपके पास पैसा भी आ जाएगा, आपका चंद्रमा बहुत अच्छा हो जाएगा उससे, आपका शुक्र बहुत अच्छा हो जाएगा उससे, मतलब आपकी कुंडली में बहुत सारे ग्रह बैलेंस हो जाएंगे और जो चमक देंगे आपको। हाँ, जो लिटरली आपको चमक दे देंगे। सही बात है, ये सच्चाई है, ये महा उपाय है, ये कर लो। दूसरा, भगवान का अभिषेक, भगवान शिव का एक और महा उपाय। जिनको पैसा चाहिए, जिनको अर्जेंट पैसा चाहिए, कहीं से नहीं बन रहा, आपको लग रहा है प्रभु अब मेरे बस का नहीं, अब तू ही झेल ले, नहीं तो मैं मर जाऊं, खत्म, लास्ट स्टेज है, उनके लिए महा उपाय। दूध में थोड़ा सा केसर डाल के भगवान शिव के मंदिर जाना शुरू कर दो, 43 दिन ये उपाय कर लेना, किस्मत पलट जाएगी। आप अगर वो कंडीशन है ना, जिन लोगों के वो घूम रहे हैं कि गुरुजी अब तो मैं सुसाइड कर लूंगा, अब कोई रास्ता नहीं है, उनके लिए ये उपाय बता रहा हूँ, ये वो कर लेना। दूध में केसर, दूध में थोड़ा केसर डाल लेना और भगवान शिव के मंदिर जाना। शर्त ये, अपने घर से मंदिर तक नंगे पैर जाएंगे आप, लोटे में दूध लेके जाएंगे, उसमें थोड़ा केसर दिन का कोई उसमें है? रोज कर देना सर, 43 दिन, किसी भी सोमवार से शुरू करना। और मान लीजिए किसी को, देखिए ये तो प्रकृति है, अगर कंटिन्यूएशन 43 दिन का नहीं हो पाता, एक दिन या 2 दिन का गैप हो जाता है तो कोई बात नहीं, भगवान भाव के भूखे होते हैं, महादेव वैसे शीघ्र प्रभु समझते हैं। कोशिश करना लगातार हो जाए, महिलाएं लगातार नहीं कर पाएंगी, मुझे पता है, इसलिए मैंने पूछा। वो गैप होगा तो वो नेचुरल है सर, वो प्रोसेस है, ठीक है, बट पुरुष तो कर सकते हैं लगातार। ये कर लीजिएगा, जितने दिन ये उपाय करो उतने दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना है, पहली शर्त। दूसरी शर्त, उतने दिन कोई भी अशुद्ध आहार, नॉन वेज, ड्रिंक, एग, कुछ नहीं, कोई अशुद्ध आहार का सेवन नहीं करना। अगर हो सके तो सिगरेट, बीड़ी, गुटखा भी अगर है तो वो भी छोड़ देना भैया, ठीक है जी। ठीक है, ये समर्पण होके करना है, पूरा सब छोड़ के, सात्विक भोजन केवल घर का, वो करना है। और आप ये करना शुरू करो, घर से दूध डालो लोटे में, पहले गंगा जल, फिर थोड़ा दूध, फिर थोड़ा पानी डाल लो, उसमें केसर डाल लो, भगवान को अर्पित करो, जाके महादेव को अच्छे से उनको हाथ से नहलाओ, और लास्ट में 1 लोटा जल अर्पण करो और वापस अपने घर आ जाओ। खाली लोटा लेके मत आना, जलहरी का 2-4 बूंद जल उसमें ले आना और लाके घर के मेन गेट पर छिड़क देना। 43 दिन कर लो, आपका भाग्य पलटने से कोई रोक नहीं पाएगा, बस ये गारंटी से क्या। बहुत अद्भुत भाई, इसलिए अंकित भाई का मैं बड़ा प्रशंसक भी हूँ, इसलिए कि सहज और सरल है, इसमें आपका क्या जा रहा है, कुछ नहीं, क्या जा रहा है, निष्ठा भर लगेगी, समर्पण लगेगा। एक चीज और सुनी लो, मेरे मन में बड़ा दोनों का संयुक्त प्रश्न है, जिज्ञासा थी, और ये मैं अपने ऊपर भी, चलो मैं छुपाता नहीं हूँ किसी से कि मैं भी फॉलो कर लेता हूँ उस चीज को। क्या रंगों का, कपड़ों के मामले में, कि इस दिन ये पहनो, या किसी राशि विशेष को, मान लीजिए सुनील की कुंभ राशि है, मेरी वृश्चिक है, क्या राशि के हिसाब से रंगों का परहेज करना चाहिए कि सुनील काला नहीं पहन सकते या मैं लाल नहीं पहन सकते, ऐसा कुछ होता है क्या? अच्छा देखो, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि ये जो बाहरी रंग है जी, ये जो बाहरी रंग है, इसमें रंगना छोड़ दो, अंदर के रंग में रंग जाओ, तो आप भगवान के हो जाओगे और भगवान आपके हो जाएंगे, ठीक है। तो बाहरी रंगों का मेरे लिए कोई महत्व नहीं है, ज्योतिष में बाहरी रंगों का कोई महत्व नहीं है, हमारे शास्त्रों में इन बाहरी रंगों की कोई चर्चा नहीं है। कहने को मैं भी कह सकता हूँ, आपका मंगल खराब है, लाल मत पहनो, शनि खराब है, काला मत पहनो, राहु खराब है, नीला मत पहनो। सर मैंने जिंदगी में आज तक कोई कलर कोड फॉलो नहीं किया, और प्रभु की बड़ी कृपा मेरे ऊपर रही है और बनी रहेगी, मुझे पूर्ण भरोसा है, क्योंकि मैंने छोड़ा हुआ है प्रभु के ऊपर। मैं घर से निकलता हूँ तो प्रभु को छोड़ के, कि प्रभु आप जानो, आप झेल लेना, मेरा बस का कुछ नहीं है, मैं तो कुछ हुई नहीं, ठीक है। कोई कुंडली देखने बैठता हूँ, प्रभु इतनी बुद्धि दे देना कि मैं इसको समाधान दे पाऊँ, मुझे नहीं आता ज्योतिष, मैं तो कहता हूँ प्रभु से, कहता हूँ प्रभु आप इतनी बुद्धि दे देना माँ सरस्वती कि मैं इनको समाधान दे पाऊँ। आपने मुझे इस निमित्त अगर चुना है तो बस मेरा हाथ पकड़े रखना, ये मेरा एक होता है, बाकी कुछ नहीं होता। और छोड़ दो बाहरी कलर, अंदर के रंगों को अच्छा कर लो, मन प्रसन्न रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कोई जरूरत नहीं है कोई कलर कोड फॉलो करने की। आप अभी कह रहे थे लाल रंग पहनते हो बीमार हो जाते हो, मैं गारंटी से कह रहा हूँ आप अब 10 दिन, आज के बाद 10 दिन लगातार लाल पहनना, अगर आप बीमार हो जाओ तो मुझे फोन कर लेना, मैं दावे के साथ दावा बड़ा सॉलिड करते हैं अंकित भाई, आप 10 दिन कंटिन्यू लाल पहनना आज के बाद, अभी यहाँ से निकलने के बाद, और आप बीमार नहीं पड़ेंगे, ये मैं कह के जा रहा हूँ। चलिए, दावा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने बताया कि वर्ष के आयु के मतलब 12वें वर्ष से उन्होंने इस विद्या को साधना शुरू किया था। देखिए, पढ़ना और साधना 2 अलग चीजें। बिल्कुल, पढ़ के ज्योतिष बन गए आप और साध कर ज्योतिष बने, तो उसे कहते हैं साधक। एक होता है साधक, एक होता है पाठक। तो आप क्या है? नहीं, यही बहुत धन्यवाद कहने से पहले एक सवाल रह गया था, बहुत जल्दी शॉर्ट में सर, जो अंकित भाई ने गाइडेंस के कई लोगों को मार्गदर्शन किया, और कई लोगों के सवाल भी होते हैं, घर में एक से ज्यादा मूर्ति होना चाहिए, आपने इस पे बड़ा अच्छा बोला। नहीं होना चाहिए, चाहे कोई भी देव हो, कोई भी देवता हो, अच्छा, ये नहीं होना चाहिए। एक से ज्यादा शंख, एक से ज्यादा मूर्ति
नहीं, नहीं, बिल्कुल जैसे घर में उसमें मेरा एक और प्रश्न है कोशिश कि करो घर में मूर्ति जो रखो वो 9 इंच से छोटी हो, या फिर तस्वीर रखो, जी। मूर्ति रखो ही मत। जी। मूर्ति के लिए नहीं, लेकिन मंदिर है शिवलिंग भाई। हम रख सकते हैं ना, शिवलिंग, नर्मदेश्वर हाँ, शिवलिंग कितना बड़ा? 9 इंच से छोटा। इस अंगूठे के बित्ते साइज भर, से छोटा, बित्ते भर। हाँ, इससे छोटा, आपके अंगूठे के साइज से छोटा शिवलिंग आप घर में नहीं, रखिए। उसमें जैसे शंख पर मेरा एक प्रश्न वो था अलग है। कि जैसे एक तो दक्षिणावर्ती हो गया और एक बजाने वाला हो गया, वो तो रख दो सकते रख हो, सकते वो रख हैं? सकते हाँ। हो, दोनों शंख हाँ, मतलब same। कंफ्यूज हो जाएंगे दर्शक, नहीं इसलिए नहीं, वो रख सकते हो, क्लियरिटी कर दी। दक्षिणावर्ती रख सकते हो, बजाने वाला रख सकते हो, लेकिन दोनों केवल बजाने वाले दो हों, केवल दक्षिणावर्ती दो हों, वो नहीं रख सकते। दो मूर्तियां घर में मत रखो। दूसरा, आजकल लोग पता क्या कर रहे हैं, मूर्तियों को शोपीस बना दिया है। कुछ लोग अपने घर के उसमें शोपीस में मूर्तियां लगा लेते हैं। हाँ, मैं वही भैया बंद कर दो ये सब, वो भगवान है, वो शोपीस नहीं है। प्लीज ये बंद करो, आपको बंद कर, ये आपके दुखों का बहुत बड़ा कारण है। भगवान को भगवान की दृष्टि से देखो, भगवान को भगवान के भाव से देखो, उनको आडंबर मत बनाओ। मैं देखता हूँ अभी लोगों ने लड्डू गोपाल घर में रखे हुए हैं, ठीक है, उनको डलिया में डाल के चल दे। क्षमा कीजिएगा, मेरा किसी के प्रति कोई वो नहीं है, बट कहना पड़ता है कई बार, क्योंकि मेरा दिल दुखता है जब मैं देखता हूँ गर्मी में वो लड्डू गोपाल जी को। अरे भाई, वो स्वयं साक्षात कन्हैया जी हैं, आप उनको ऐसे डलिया में लिए घूम रहे हो, ऐसे बंद करके, क्या आडंबर है, मुझे समझ नहीं आता। आप देखो, ठाकुर जी को साथ रखो तो बड़े सम्मान के साथ रखो, सही बात है। ठीक है, बिल्कुल रखो, मैं भी रखता हूँ। मेरे घर में भी ठाकुर जी विराजमान हैं, और हनुमान जी मेरे साथ हमेशा रहते हैं, उनकी बड़ी कृपा मेरे ऊपर रहती है, ठीक है। इतनी औकात तो नहीं है कि मैं कोई सिद्ध कर पाऊँ, या मैं कोई सिद्ध पुरुष नहीं हूँ, बट जैसा मुझे फील होता है कि उनका आशीर्वाद मेरे साथ हमेशा रहता है, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि बड़े अच्छे मन से रखो। लोग घर में प्याज लहसुन खा रहे हैं और फिर उसी का भोग ठाकुर जी को लगा रहे हैं, फिर कहते हैं हम तो बच्चे की तरह मानते हैं, हमारे बच्चे भी खाते हैं तो ये भी खाएंगे। अरे भाई, आप बच्चे की तरह क्यों मान रहे हो? क्योंकि वो भगवान है, और किसी के बच्चे को तो आपने बच्चा नहीं मान लिया, आपने किसी पड़ोसी के बच्चे की तो फोटो लगा के उनको भगवान नहीं मान वहां लिया। ममता नहीं उमड़ी, वहां ममता नहीं उमड़ी आपकी, यहाँ ममता क्यों उमड़ी? क्योंकि वो भगवान है। डर है आपको, डर है आपको, कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि भगवान खुश हों, तो फिर भगवान को भगवान के तरीके से चलिए, मानो। अंकित भाई इसलिए अंकित भाई और छाप भी उनकी जो है बिल्कुल अंकन जो होता है ना, मार्क्स छोड़ देना। तो अंकित, आप धन्यवाद ज्ञापित कर दें। जी, आज का वही मैं पॉडकास्ट कह रहा हूँ कि उन्होंने अपने नाम को यथार्थ किया है। ये हमारे मस्तिष्क पटल पर, जिसको हम कहेंगे, ये अंकित हो गई चीज़ें। और आज का पॉडकास्ट जो भी दर्शक हमारे देख रहे हैं, उनके भी मन मस्तिष्क पर ये अंकित हो जाएगा, ऐसा पॉडकास्ट आज का है। और बहुत सरल सहज भाषा में उन्होंने उपाय दिए। और जैसे कि हमारा पॉडकास्ट का नाम है, तो मैं कहूँगा कि बिनु सत्संग विवेक न हुई। तो आज का ये जो सत्संग है, ये विवेक देने वाला है। जो भी देखेगा तो आपको बहुत कुछ आज इससे मिलने वाला है। आप इसको देखें, अपना प्यार दे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको इससे क्या मिला है, क्या आपकी अनुभूति है, वो आप ज़रूर लिखें। और किसी और को देखना चाहते हैं, अंकित जी से आपका कोई प्रश्न हो, तो अगले पॉडकास्ट में हम ज़रूर उसकी समाधान करने की कोशिश करेंगे, तो वो भी आप लिखें। बहुत बहुत आभार आपका, आप इतने देर तक हमारे साथ जुड़े, इस पॉडकास्ट को आपने पूरा देखा। अंकित जी, आपका आभार। बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद। आभार, और सभी दर्शकों को मेरा पुनः जय श्री राम।